अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं बताती हूँ क्या टाइम हो रहा है। रात के 2:15 बज रहे हैं और मैं नींद से उठकर अभी ये स्टोरी यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। और अगर आप लोगों ने रिस्पॉन्स सही नहीं दिया ना तो फिर वेखिया अगर तुसी मैं की हाल करनी है थोड़ा। मैंने ना गुस्सा ना चाह रहा जे फिर वेखी मैंने ना अच्छी खासी तब चढ़ जाती है। तो चले आप रीडिंग ते जाने पढ़ते ने बढ़ते 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 बोलना था। अब पंजाबी की पता नहीं क्या ही बन जा रहा है। चलो अच्छा सॉरी। स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैंने बढ़ते बोलना था। बढ़ते ने बढ़ते मतलब बढ़ते, अब पता नहीं क्या ही पंजाबी का पंजाबी बन रहा है। अस्तगफिरुल्लाह तौबा। ईबा ने सुन लिया, बेचारी दीवार पे सर पटकेगी। खैर, नॉवेल का नाम है आवारगी। ठीक है, अर्ज है मिन्नत भट्टी। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी उर्दू टोन में आकर। मेरी आँखों के नन्हे कतरे चीख चीख कर कहते हैं, देखे थे जो सपने मैंने वो बिखरे बिखरे लगते हैं। कभी चाहा था हाथ उठा के हम खींचेंगे इन सितारों को, जो कहते हैं देख के ऊपर से कितने छोटे तुम लगते हो। और चाहा मैंने देखूं मैं इस सूरज की आंखों में, जो रोशन होके कहता है अंधेरी रात से लगते हो। और रखना था पाँव पहाड़ों जो ऊंचे ऊंचे से दिखते हैं। वाह क्या नज़म लिखी है, दिल को लगती है मेरे। कैसे लिख लेती हो ऐसी नज़में। नज़म नहीं है, मेरी ज़िंदगी की कहानी है। देखो यार, अपनी ज़िंदगी तुमने खुद ऐसे कर रखी, मैंने कैसे। ये तो मेरी किस्मत है, बस करो यार, करना हम खुद नहीं चाहते और इल्ज़ाम बेचारी किस्मत पर। तो क्या करूँ, मर जाऊँ या भाग जाऊँ। भाग जाओ। क्या तुम जाओ, क्या जॉबिन आ गई है तुम्हारी, अपने डरबे में जाओ। खुद कुछ करती नहीं, वेली रो रो के दूसरों का दिमाग चाटती रहती हो। खुद को साबित करो, प्रिंस चार्मिंग नहीं आएगा तुम्हारे लिए। रोती शक्ल बनाकर बैठी रहती हो। वो उठकर चली गई। वो हमेशा ही ऐसी सिपाक बातें करती थी। वो भी उठकर वैन तक आई, यही रोज़ का मामूल था। अरे इतनी गर्मी है, अंडा रखो फर्श पर, वो पक जाए। एसी में भी गर्मी। सर का टेम्परेचर 120 डिग्री दिखा रही है। पूरे जिस्म पसीने में शराबोर हो रहा है। ऊपर से कपड़े सुबह से मशीन लगाई है। नौकरानी हूं ना मैं, खाना भी बनाकर खिलाऊं, कपड़े भी धोऊं। अरे वो महारानी तैयार होकर लड़कों को पटाने निकल जाती है। तो मर नहीं जाओगी। दादी अपनी बहू की किचकिच सुनकर बोली। बस करो अम्मा, कुछ सुन न लेना मुझसे, सारा दिन किचकिच लगा रखती हो। वाह भाई वाह, अभी सुनना बाकी बचा है। कब से तो मगासलात रखे जा रही हो। और तो और क्या बोलूं, अपनी पोती को तो नहीं बोलती, मुफ्त के नवाले तोड़ती रहती, उसे तो काम का ना बोलो। भाई तुम्हारी यही छूट, एक दिन उसे किसी काम का नहीं छोड़ेगी। और ये जो फैशन लगा के जाती है ना, देखना तुम हाथों पे हाथ मार के चची पेशन गोइयां कर रही थी, वो माँ बाप के कफन को धाग लगाकर भाग जाएगी। देखना फिर तुम मुंह बनाकर। बस करो, कैसे कर लेती हो ऐसी बातें, खुदा का खौफ खाओ। बोलने से पहले सोच लिया करो कि तुम्हारी भी दो बेटियां हैं। जो तुम इस बिन माँ के बच्चे के बारे में बोल रही हो ना, कहीं तुम पर ना आ जाए। हाय मैं मर गई, मेरी बच्ची को बदवाएं दे रही है। अपने शौहर बहरोज को देखकर वो उल्टा ड्रामा करने लगी। एक तो समझा रही, ऊपर से मेरी बेटी को बदवाएं दे रही हो। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। क्या हुआ, क्यों रो रही हो, रोना क्या है। होना क्या है जी जी, मैं गलती से घर बैठी, तैयार होकर ना जाया करो, कॉलेज लड़के पीछे लगेंगे, घर की इज्जत खराब होगी। और अम्मा मुझे सुनाने लग गई, वो तो अम्मा की पोती है, मेरी बच्चियां तो कुछ नहीं लगती इसकी। खानम इसके फरीब जानती थी। वो कमरे में चली गई। वो जो भी कॉलेज से आई थी और नवाला मुंह में डाला ही था कि चाची की बातों से दिल खट्टा हो गया। वो उठ गई। अरे किधर जा रही हो, रोटी तो खा लो, बहुत खा ली। खानम फ्री की रोटी। खानम जब भी नमाज पढ़कर उठी थी, चाची को जवाब देकर आई थी, अब उसे रोक रही थी। वो चली कर खानम इस बच्ची को सोचने लगी, पता नहीं इस बच्ची की किस्मत कब खुलेगी। ए खुदा, तू तो वाकिफ है इन भेदों से, इन गुनाहों से जो हम छुप के करते हैं। मेरे खुदा, मैं जानती हूँ बदुआ करना तेरा नज़दीक सबसे बुरा अमल है, इसलिए मैं बस ही दुआ करूंगी कि मेरे मरने से पहले मेरी बच्ची को मजबूत हाथों में पहुंचा दे। तेरे अलावा कोई हामी नासिर नहीं। दुआ करते हुए उनकी आंखें मोतियों से भर गई थी। मुझे खुद से ज़्यादा तेरी ज़ात तकद्दस पर भरोसा है। मोटे मोटे आंसू खानम के चेहरे पर फिसलने लगे। उन्हें साफ करके वो जानती थी मरीम अकेली सारा काम कर रही होगी, चाह के थोड़ा बहुत हाथ बटा दे, फिर वो खबीज भी घर में ही है, मेरी पकीज़ा बच्ची पर बुरी नज़र डालने वाला। कुछ साल पहले की बात है। खानम के शौहर सुल्तान के नाम काफ़ी ज़मीन जायदाद थी। खानम के दो बेटे थे, बड़ा शिरोज़ खान और छोटा फिरोज़ खान। शिरोज़ बाप के साथ बिजनेस संभालता था और छोटा लाडला था। खानम उससे खाली चेप कर देती, पर वो पैसों से क्या करता था कोई नहीं जानता।
पता तो शायद कभी नहीं चलता कि प्रिंसिपल से फ़ोन पे बात नहीं होती कि फिरोज़ कॉलेज का माता है इसलिए फ़ेल हो गया है। जब सुल्तान ने बेटे को समझाया तो बाप से बदतमीज़ी करने लगा तो गुस्से में उन्होंने पैसे देने बंद कर दिए। तो खानम से फिरोज़ ने पैसे मांगने शुरू कर दिए। खानम उसे पैसे दे देती थी। फिर फिरोज़ की शादी कर दी। सब बड़ी खुशी खुशी से तय पा रहे थे कि अचानक सुल्तान की मौत हो गई। अभी 7 दिन भी इसकी मौत को नहीं हुए थे कि फिरोज़ हिस्सा मांगने आ गया। वकील को बुलाकर खानम ने सब बांट दी। फिरोज़ ने हर चीज़ की कीमत ले ली। शिरोज़ को खुदा ने बहुत ही प्यारी बेटी दी थी। शिरोज़ का बिजनेस आसमान को छूने लग गया था। शिरोज़ ने अपनी बेटी का नाम मरियम रखा। सब उसे मैरी बुलाते थे। मैरी बहुत प्यारी थी, रुई जैसी नरम नाजुक गाल, सुर को सफ़ेद चमकता हुआ रंग, रुखसारों में पड़ते हुए खूबसूरत डिम्पल। खानम की जान बसती थी इसमें। एक दिन शिरोज़ कहीं से आ रहा था। उसने देखा कि फिरोज़ बहुत बुरी हालत में सड़क पर पड़ा है। उसने उठाया उसे और हॉस्पिटल ले गया। उसका इलाज करवा के घर ले आया। इसकी छोटी कहानी सुनकर उसे साथ ले आया। अपने साथ काम पर रख लिया। बाकायदगी से काम पर जाता। पता नहीं कैसे क्या हो गया, किस्मत का खेल था या किसी की साजिश। वो दोनों मियाँ बीवी घर से डिनर पर जाने लगे। रास्ते में कार के ब्रेक फेल होने की वजह से दोनों के चाँद बहाक हो गए। उनकी इस तारीफ़ानी से रुखसत हुए पता नहीं क्या-क्या शेरोज़ ने कुछ समझ ही नहीं आने दी। हर चीज़ बेचकर कीमत ले ली, कहीं खानम या मरियम हिस्से का तकाज़ा न कर लें। जब तक उन्हें समझ आई पानी सर से गुजर चुका। वो माँ थी, चुपचाप बर्दाश्त कर गईं। किसी भी क्लास किसी भी क्लास औरत से शादी कर ली, जिसका एक भाई यावर जो कि निहायत खबीस सिफ़्त का मालिक था, जो हर वक्त मरियम के पीछे राल टपकाता रहता, और 2 बेटियां जो कि बेरोज़ की ही औलाद थी, पर कहीं से शरीफ घराने की न लगती, हर वक्त किसी न किसी लड़के से चिमटी रहती थी। फिरोज़ अपनी बेटी के खुमार से कभी निकला ही नहीं कि किसी और की बात सुनता। खानम को बहुत गुस्सा आता था उस पे। पैसे का पता ही नहीं चला, इतनी दौलत कहाँ बहा दी उन्होंने, और वो घर बेचकर वो यहाँ डर पे आके रहने लगे। अमीर अली खाते पीते घराने से पहले ही था। कारोबार जमाया, बहुत अच्छा हो गया। रुपए पैसे की रेल पेल थी। कारोबार आसमान को छू रहा था तो यूं समझे कि बच्चे सोने का चम्मच मुंह में लिए पैदा हुए थे। एक बेटी मिशी, 2 बेटे आरिश और फारिस। बड़ा बेटा आरिश और मिशी अपने बाप की बात पर मोहर जब्त करते थे। सही गलत जो भी था उनकी जिंदगी में उनका बाप करता था। खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने, यहाँ तक कि एजुकेशन भी बाप की मर्जी से होती थी। पर फारिस ऐसा नहीं करता। वो थोड़ा बागी किस्म का था। उसे इतनी ज़्यादा रुकावटों की पसंद नहीं थी। वो आज़ाद रहना पसंद करता, हर बात पे बहस करता। बाप हर लिहाज से इसे टॉर्चर करने की कोशिश करता रहता। पेट गुस्सा हर चीज़, मारपीट गुस्सा हर चीज़। पर हर वाक़ये के बाद उसकी ज़िद और गहरी हो जाती। वो घर आना भी पसंद नहीं करता था, बस माँ का प्यार खींच लाता। फिर तब तो हद ही हो गई जब बिज़नेस एजुकेशन की जगह उसने साइंस का शोबा इख्तियार किया। ये नहीं था कि वो नालायक था, दूसरे दोनों बहन भाइयों से ज़्यादा नंबर लाता था। खेल हो या किसी भी तरह का कंपटीशन हो, हमेशा फर्स्ट आता। उसके बाप ने उसका खर्च बंद कर दिया। भाई आप मान लो ना पापा की बात, सॉरी बोलने से क्या जाएगा। पापा हम हमारे कैसे सारी रखोगे अपनी एजुकेशन। मिशी बच्चों में कहाँ गलत हूँ, क्या अपनी मर्जी से मैं नहीं कर सकता। आप बताओ, मैंने कभी सिगरेट या शराब पी, चोरी की, कोई कत्ल किया, यहाँ तक कि कभी गलत सोबत में भी नहीं बैठा, कभी रात देर तक बाहर नहीं रहा। तो फिर बताओ मैं किधर गलत हूँ। मैं जानती हूँ कि पापा है हमारे। मिशी बच्चों, आवाज़ उठाना मेरा हक है। मैं इस हक से सिर्फ इसलिए दस्ताबदार नहीं हो सकते कि पापा खर्चा बंद कर देंगे। तो फिर क्या करोगे। अब बहुत कुछ है करने को, माफ़ी मांगने के अलावा, पर आपका करियर ख़राब हो जाएगा। मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा, आप फिक्र न करो बच्चों, आपका भाई कमज़ोर नहीं। उसे ढारस देने पर भी उसके दिल को सुकून नहीं मिला तो खुदा से मांगने लगी, खुदा तुम्हारी मदद करे, तुम बहुत कामयाब हो, ऐसे ही बस दुआएं देती रहो बच्चों, इन्हीं की ज़रूरत है मुझे। उसने पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी। नौकरी इतनी खास नहीं थी, होटल में वेटर की जॉब। होटल प्राइवेट था इसलिए तनख्वाह इतनी थी कि उसकी डेली की थोड़े बहुत खर्चे और उसकी यूनी की फीस अदा हो जाती थी। इसका बाप उसके रफ टफ हुलिये की वजह से हमेशा उसे आवारा ही बुलाता, जिसकी उसे कोई परवाह नहीं थी। वो तो शायद घर भी छोड़ के चला जाता, पर माँ के आगे वो हमेशा से घुटने टेक देता था। गर्मियों की चिलमिलाती धूप, ऐसे लग रहा था कि जैसे सूरज की तपिश की वजह से ज़मीन ने आग की चादर लपेट ली हो। सूरज सवा नेज़े पर ऐसे लग रहा था ज़मीन पे करके मोम बन जाएगी। ऊपर से अफसल भी घुट रहा था। गर्मी की वजह से गहरा सकवत था। हर कोई कमरे में दबका बैठा था। वो पसीने में शराबुर हुई जिस्मों की तरह कपड़े धोए जा रही थी। भूख भी बहुत लगी थी। कॉलेज से आती सीधा काम को लग गई। सुबह भी कुछ नोश नहीं किया, भागम भाग में मौका ही नहीं मिला। नाश्ता बनाते इतनी देर हो गई कि बना खाए ही चली गई थी, और आती चची की बातों ने दिल में ऐसा जहर भरा कि रोटी देखना तो नवाला हलक में उतारना भी हराम हो गया। अभी भूख लगी थी पर दिल मारे वो काम में जती हुई थी। वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल कर धो के वो ड्रायर में डाले जा रही थी कि यावर वहां पर आ गया। अरे पगली प्यार हो जाएगा सुन, पगली प्यार हो जाएगा। आय हाय। अब वो गुनगुनाते हुए उसके फिर चक्कर लगाने लगा। एक तो उसका बीस का बेहयाई का बेबाक अंदाज, ऊपर से उसका जिस्म अंदर तक जंचने वाली आंखें उसे अपने अंदर चुभती महसूस होती। वो शर्म से पानी पानी हो रही थी। अरे ये तेरे
सेब जैसे गालवा कितना खूबसूरत है, दिल करते खा जाऊं मैं। इतने गंदे तरीके से इशारा किया कि मरियम खुद पर काबू ही ना पा सकी, रोना शुरू हो गई। अरे जान, रो तो नहीं, रुखसती में तो अभी बहुत वक्त है, अभी से रोना शुरू करोगी तो शादी तक खत्म हो जाओगी। अपना ख्याल रखा करो, ढंग के कपड़े डाला करो, चांद खूबसूरत होता है पर चांदी में नहाने को नहीं। ये क्या फटे पुराने घिसे पिटे कपड़े पहन लेती हो। दादी को पीछे आते देख वो ओरन छू हो गया था। ऊपर बालकनी से रब के चची और उसकी बेटी महताब देख रही थी। अम्मा क्या लगता है मानी की शादी के लिए? अरे मानी की क्यों नहीं, मैं मजबूर करूंगी, मैं ऐसे इल्जाम लगाऊंगी कि मान नहीं पड़ेगा। मैं और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ूंगी इसके लिए। देखना तुम अम्मा तो भे तो देखना अपने भाई को, टेढ़ी नाक, भालू जैसा बदन, गेंडे जैसे होंठ, पेंडे जैसी आंखें, और रही कसर पद ने निकाली थी। पास से गुजरे तो खाया पिया मुंह को आता है। कैसी जिंदगी गुजारी की बेचारी, मुझे तो तरस आता है सूर्या पे, हूर पे। बस करो, इतना भी बदसूरत नहीं है मेरा भाई। देखो कैसी बुरी बुरी चीजों से मिला रही हो। मामू है तुम्हारा बेशरम लड़की, दिया भी लेके ढूंढेगी ना मरियम रानी तो ऐसा चाहने वाला बंदा नहीं मिलेगा। अरे वामा, अस्तगफिरुल्लाह। सच्ची तो कह रही हूँ, उसको देखो। आ, शरीरा बदन, चीरवी मोटी ब्राउन झील जैसी आंखें, काले से लंबे बाल, झरने जैसे बाल, गुलाब जैसे दमकते गाल, गोरा चिट्टा बदन, हाथ लगाने से मैला, ऊपर से कद काट वाली भी। बस किसी दिन अक्ल आ गई ना इसे तो फिर खैर नहीं। वो खड़ी खड़ी पेशगोइयां कर रही थी, आने ही नहीं दूंगी अक्ल, शादी करूंगी यावर से, लाइफ टाइम नौकरानी पक्की हो जाएगी। अम्मा वैसे खसारा कर रही हो, कैसी भी बाजार हुसैन में बेचो फिर देखना हीरे की मांग। अरे बात तो ठीक है तेरी, पर यावर से हाथ धो बैठोगी। इतना जो पैसा है इसका, इस चीज पर हम दिन रात रंगरलियां मना रहे हैं, सब खत्म हो जाएगा। वाह अम्मा, तू तो हर तरफ से सोचती है। सदफ तो क्यों इस लड़की से इतना रूडली बात करती है, दोस्त है तुम्हारी। मम्मा मुझे खुद तरसी वाले लोग पसंद नहीं आते, आपको पता तो है। एक जवाब तक नहीं देती किसी को, गुस्सा है मुझे उस पर। बेटा हर जगह हर माहौल का अपना रंग ढंग होता है, कोई सब्र करके कांटों पर चले जाते हैं, यहाँ तक कि इसकी साबित करने से दुनिया को भी शक होने लगता है कि कांटे तक नहीं फूलों की सेज पर चल रहे हैं। वो डरती है, बड़ी दादी है, उसे छोड़कर कहाँ जाएगी। तुम प्यार से अपने रंग में डालो, आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी। कहीं देर ना हो जाए मॉम, कहीं कुछ गलत ना हो जाए उसके साथ, आपको पता है ना यार, वो हर वक्त बुरी नजर रखता है उस पर, गलत गलत बातें करते। खुदा हिफाजत करे, उसकी इतनी प्यारी बच्ची है। वो फिक्रमंदी से बोली। चच्ची खाने में क्या बनाना है? अपने लिए बना लो, हम खाना बाहर से खाएंगे। जी ठीक है। सब जोरों शोर से तैयारी में लगे थे। उल्फत और मेहताब ने शोक रंग के सूट और ऊपर फुल मेकअप और फिर इतनी ज्यादा ज्वेलरी भी पहन रखी थी। चाची भी बिल्कुल इस तरह सुर्ख रंग के सूट में मलबूस नहीं, ऐसा लगता था जैसे किसी की शादी में डांस करने जा रही हूँ। चचा को कुछ पता नहीं। हेलो, हाँ आ जाओ, हाँ ठीक। एक गाड़ी आई और उसमें बैठकर वो चली गई। कुछ देर में किचन में जाकर देखा, 3 कबाब पड़े थे, वो तलने लगे। दूसरे चूल्हे पर रोटियां बनाने लग गई थी। शोर खत्म हो गया, इसलिए वो सुकून से अपने काम में मगन थी। अचानक से पीछे मुड़ी तो यावर खड़ा था, उससे टक्कर हो गई थी। तुम गए नहीं? कैसे जाता, मुझे पता चला तुम अकेली हो। सोचा प्यार निछावर ही करूँ। वो दांतों में जुबान दी बड़ी गलीस नजरों से तके जा रहा था मुझे जाने। उसने साइड से निकलने की कोशिश की पर उसने उसकी कलाई पकड़ ली। छोड़ो मुझे प्लीज, वो रोते हुए बोल रही थी। अरे अरे, मेरी फुलझड़ी रो रही है। अरे नहीं, आज तो बड़ी खूबसूरत रात है, मिलन की रात, दो पार करने वालों की रात और प्यार करने वालों की रात, और तुम रो रही हो। वो जुनूनी हो रहा था। मरियम को ऐसे लग रहा था किसी ने उसकी सांसें ही रोक दी, ऐसे ऑक्सीजन सिरे से खत्म हो गई। उसे अपना सांस फूलता महसूस हो रहा था। प्लीज मुझे छोड़ दो। वो वैशी बना मुस्कुरा रहा था, खौफ से कपकपाती कमजोर लड़की को देखकर उसे मजा आ रहा था। अरे कैसे छोड़ दूं, कैसे बताऊं भला। फ्री में नहीं आया तुम्हारे पास, पैसे मैंने कब दिए? तुम्हारी चची ने लिए हैं पूरे 10,000, वो भी सिर्फ एक रात के। अब मैं कैसे बख्शूंगा तुम्हें? वो तो हैरानी में आंखें फाड़ से तके जा रही थी। वैसा नहीं कर सकती थी, कर दिया उसने। ऐसे डरती क्यों? जानो, बहुत आराम से प्यार करूंगा, चोट तुम्हारे थोड़ी पहुंचाऊंगा। भाई प्यार करता हूँ तुमसे। तुम्हें पता है तुम्हारी शादी का 20 लाख मांगती है वो। मैंने सोचा 20 लाख तो आएंगे नहीं, अभी इतने में गुजारा कर लूँ। अब तो रोज ही देती तुम्हारे काग ढूंढ के लाएगी। उसकी बातें सुनकर हैरत के मारे उसके पाँव तले से जमीन फिसल गई। जल्दी से उसने हाथ में छुरी पकड़ी। वो अपनी इज्जत कैसे ज़ाय कर देती। उसने हाथ में छुरी पकड़ी पर मारने से पहले उसने कलाई मोड़ दी। सारी चूड़ियां टूट के बाजू में चुप गईं। सुर्ख रंग खून की बूंदें जा बजा जमीन पर गिरने लगीं। धक्का देकर वो आगे को भागी पर हाथ में उसकी गिरफ्त में था। उसकी सर दीवार से लगा, सर से खून निकलने लगा। उसको चक्कर आने लगे थे पर उसने हिम्मत नहीं हारी। छोड़ो मुझे, छोड़ दूंगा आज के बाद वैसे ही तुमने किसी काम की नहीं रहोगी। मैं तुम्हें दीदी के कहने पर बेच दूंगा, पर पहले खुद तो हाथ साफ कर लूँ। छोड़ो मुझे प्लीज। क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैंने खाना बचाने के पीछे से आई और जोर से डंडा मारा, उसके सर में लगा था। वो भाग के अपने कमरे में आ गई, खाने में उसके पीछे आ गई। वो घुटने में सर्दी रोई जा रही थी। ये रोने का वक्त नहीं है, उठो जल्दी से, जल्दी करो, भाग जाओ, तुम्हारी इज्जत अब महफूज नहीं है यहाँ, भाग जाओ। खाना से जोड़ती उसे बोल रही थी। उसे जोर से नहीं लगा वो जल्दी उठ जाएगा। तुम अपनी दोस्त के पास चली जाओ। आंखें फाड़े उसको देख रही थी। और आप मेरी खैर है, तुम चली जाओ यहाँ से।
ये तो तुम्हारे कपड़े, थोड़ा बहुत जेवर है, अपने लिए लड़ना सीखो, यहाँ तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, मैं थक गई हूँ। मेरी चुनरी अब फट चुकी है, इसमें मैं तुम्हें नहीं छुपा सकती, भाग जाओ। वो दुपट्टा सर पे लेकर भागी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। सदफ का नंबर मुट्ठी में दबाया हुआ था, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे, किससे बात करे। सदफ सच कहती थी, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। आज रात मेरी ज़िंदगी की सबसे खास रात है और यही तय करके गई कि तरीके कि मुझे ख़त्म करना है, मजबूत बन के सामने आना है। अरे मेरे खुदा, मेरी इज्जत की हिफाजत कर, मुझे सीधा रास्ता दिखा। अपनी अमान में लेकर वो आंखें बंद किए जो वो मांग रही थी। पता नहीं किधर से गाड़ी आई, टक्कर मारी, वो दुनिया माफ़ी से बेगाना हो गई। उसे घर से निकाल कर खानम दम बखुद फ़ोन की तरफ भागी, पुलिस को कॉल करके घर के तमाम हालात वाक़िअत से कहा कि मदद तलब की थी। पुलिस थोड़ी देर तक पहुंचने वाली थी। वो बैठ कर दुआएं मांगने लगी। इतनी रात को अकेली बच्ची, खौफ से दिल दहल गया था। पर आयतल कुर्सी पढ़कर दिल ही दिल में मरियम पर फूंक मारकर उसे खुदा के सुपर्द किया। 10 मिनट के अंदर अंदर पूरे घर के इर्द गिर्द सायरन बजने लगे। जैसे पुलिस दाखिल हुई, यावर ने भागने की कोशिश की, पकड़ नाकाम हुआ। खानम इंस्पेक्टर से कहने लगी, मेरी बच्ची के साथ ज्यादती करने लगा था और बहुत मुश्किल से भागी, प्लीज़ आप उसे बचा लें। इंस्पेक्टर 30-32 का नौजवान था, शक्ल से किसी इज्जतदार घराने से लगता था। छोटी छोटी दाढ़ी, मुंह से नूर टपक रहा था जैसे किसी नेक माँ बाप की औलाद हो। बाकी पुलिस वालों से बोली भी मुख्तलिफ थी। बहुत तमीज़ से बात कर रहा था। खानम को तसल्ली हुई कि लड़का ज़रूर मदद करेगा। अम्मा, आप मुझे बताओ, आपकी पोती को गए हुए कितनी देर हो गई है? बच्चा जब था थाने में फ़ोन किया तभी वो यहाँ से भागी, आपको पता है किस तरफ गई होगी? पता न किधर, सड़कों की खाक छान रही होगी। यावर पुलिस के पास भी भड़क रहा था, उसकी जुबान को आराम नहीं था। ए खानम, नहीं छोड़ूंगा न तुझे न तेरी पोती को, कोठे पर न जाऊंगा। तुझे क्या लगता है पकड़वा के जान छुड़वा लेगी? नहीं, भूल है तेरी, जल्दी मिलूंगा तुझे। उस दिन तुझे और उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा, देख लेना तुम। देखता तो तुझे मैं हूँ, कैसे बके जा रहा है, दफ़ा हो चल, तेरे कसे बल निकालते हैं थाने में। अम्मा, मुझे पता चला तो ज़रूर आपको बताऊंगा। खुदा पे छोड़े, वो नूह के तूफान में भी जब बेगुनाहों को पानी के अंदर जिंदा रख सकता है तो ये दुनिया तो बस एक ही उंगली की दीन है। परेशान ना हो आप, खुदा हिफाजत करेगा उसकी। यार दिलावर इतनी अफरा तफरी में क्यों बुलाया? दिलावर शाह 35 के करीब एक खूबरू आदमी था। अपनी खूबसूरती और मासूम चेहरे से उम्र से ही कम लगता था। बहुत कम वो मगरूर और बहुत कम दोस्त, पर आला किस्म के लोगों से दोस्ती रखता था। दोस्तों के लिए जान लेना और देना मर्दानगी समझता था। 5 साल पहले दिलावर की शादी दिलावेश से हुई। दिलावेश से बहुत प्यार करता था। उनकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल थी। खुशियों भरी ज़िंदगी में तब चार चांद लगे जब एक खूबसूरत प्यारा बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रिजवान रखा गया। रुपया पैसा मालो दौलत की कोई कमी ना थी। सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ था रिजवान। दिलावर अपनी बीवी और बच्चे का हर वक्त सोने में तोलता था। ये कहते ही ना, खुशियों की बुरी नज़र खा जाती, उनकी खुशियों को भी नज़र लग गई। सुकून भरे समुद्र से ज़िंदगी में अचानक से तगयानी आ गई। फिर एकदम वो खाना खाने के लिए घर से निकले और रास्ते में अचानक से कार के साथ सड़क की टक्कर हो गई और कार एक्सीडेंट में दिलावेश मौके पर ही जहाने पानी से कूच कर गई और एक नन्ही जान का बोझ भी दिलावर के कंधों पर डाल गया। रिजवान को गहरी चोट लगने की वजह से पैरालाइज हो गया। वो चलने फिरने से माजूर हो गया। हाथ से ने न सिर्फ इस मासूम जान से उसकी सबसे प्यारी हस्ती उसकी माँ से छीन ली, बल्कि उसकी दोनों टांगें छीन के हमेशा के लिए उसे दूसरों का मोहताज कर दिया। दिलावर ने ज़मीन आसमान एक कर दी अपने बेटे का इलाज करवाने के लिए। उसके बस में नहीं था। समुद्र की तह में या पाताल में भी कोई इलाज उसका पता होता तो वो जान की बाजी हार देता, पर वो मजबूर था। आज भी रिजवान का चेकअप करवाना था, इसीलिए दिलावर ने फारिस को बुलवाया जो आते ही सलाम दुआ के बगैर सवाल पे सवाल करने लगा था। यार फारिस, पहले सलाम लेते हैं, हाल चाल पूछते हैं कि बगानों की तरह कभी कभी शक्ल दिखाते हैं। उसे प्यार से लताड़ते बोला। वो कान वो कान को खिंचाते हुए खजल सा होते बोला था, यार थोड़ा मसरूफ़ हूँ बस इसीलिए। क्या क्या करते हो आप? यार वो पार्ट टाइम जॉब शुरू की है बस इसी वजह से। क्यों? उसका मुंह खुला रह गया, मुंह बंद करो, मक्खी चली जाएगी वगैरह संजीदा से गैर संजीदगी से बोला। फीस देने के लिए पैसे चाहिए, फीस देने के लिए पैसे चाहिए, बस इसी के इंतजाम के लिए अब पापा से ले लो पैसों से। इस मौसम से चिढ़ हो रही थी, क्या बातें लेकर बैठे हो, चलो जाना नहीं। वो बात बदलते बोला, अच्छा जी चलो जी। ए मेरे परवरदिगार, तू तय करने वाला है, तू वापस भी लेना जानते, तू अगर रूह कब्ज़ करने वाला है तो तू ही रहीम भी है। ए मेरे मौला, हम तुम्हें भुलाए बैठे पर तू हमारी शेरक से भी ज़्यादा नज़दीक है। तूने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में ज़िंदा रखा, हज़रत इब्राहिम को आग में महफूज रखा, हज़रत नूह को तूफ़ान में बचाया। बेशक तू रहमान व रहीम है। मैं तुझसे अपनी बच्ची की इज्जत जान और मान की बिना मांगती हूँ, इसको सही सीधा रास्ता दिखाना, उसकी हिफाजत करना, आमीन। कहकर खानम ने अपने मुंह पर हाथ फेरा, आंसू साफ किए। अभी खानम की नमाज तय कर रही थी कि बहू और पोतियाँ पहुँच गई। ए बुढ़िया, सजा गई है, इस उम्र में अपनी पोती संभाली नहीं जाती, कमाई का जरिया बनाया हुआ पहले लोगों को पटाती है, पैसे बटोरती है, फिर दादी माँ पकड़वा देती है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, वैसे भी इंसान अपनी औकात से ज़्यादा की बात नहीं करता, जिससे तुम हो तुम्हें सब वैसे दिखते हैं। देखा ना, मुझे सीधी तरह बता दे तेरी पोती की तरह, वरना कुत्ते की मौत मारूंगी तुम्हें। पहली बात तो यह है कि मुझे कुछ नहीं पता, दूसरी बात अगर पता होता भी तो तुम्हें कभी ना बताती। कब तक छुपाओगी? मिल जाएगी, एक दफ़ा मिल गई ना, बाजार में नचवाऊंगी जैसे खुद नाचती हो। मैं ताबिया बोल गई कि सामने दादी नाचती तो तुम दोनों हो, पूरा मोहल्ला पीछे लगाया हुआ बेरोज। अब तो कुछ बोलो, तुम्हारी बेटी बेफाह जुबान बोल रही है, तुम्हारी बीवी की तरह। मैं क्या बोलूँ अम्मा, तूने भी तो इस पोती के लिए
हम सबको अज़ाब में डाल दिया। अब यावर मेरी दोनों बच्चों को उठाकर ले जाएगा। ये बात पैसे लेने से पहले सोचते। अभी ये हिसाब है तुम लोगों पर खुदा का, उसका खमियाजा ज़रूर भुगतो इसी दुनिया में। खुदा शैतान की रस्सी लंबी ज़रूर करता है पर छोड़ता नहीं। भी घड़ी देखना शुरू करो। यतीम का माल खाने वालों खुदा है। और तुम्हें पता है बेहुदा औरत, मुझे मेरी पोती की कोई फ़िक्र नहीं। मैं जानती हूँ मेरे खुदा ने मुझे किसी महफूज़ ठिकाने तक पहुँचा दिया उसे। दिलावर और फ़ारिस गाड़ी लेकर बाहर निकले। वो बातों में मशगूल थे। यार तूने नौकरी क्यों शुरू कर दी? इतनी टफ एजुकेशन। यार पापा ने बोला कि वो मेरे अखराजात नहीं उठा सकते। मैंने नौकरी कर ली। और तूने कौन सी बात नहीं मानी उनकी? कहते हैं मेडिसिन छोड़ के बिज़नेस में आ जाओ, मेडिकल छोड़ के बिज़नेस में आ जाओ। तूने मना कर दिया। बिल्कुल वैसी बात भी कर सकते हैं। फ़ारिस तुम क्यों नहीं बदल जाते यार? एजुकेशन पूरी हो गई है मेरी, बस आखिर में हूँ। तूने नौकरी कर ली, मुझे बताने भी गवारा नहीं किया। यार वो 3 लाख की क्या बात थी? यार तुम फिर आया कर देते हो मुझे। ऐसी बात नहीं तो फिर कैसी बात है? यार तो नेचर जानता है मेरी। अच्छा ऐसा कर, तुम मुझसे धार ले ले फिर बाद में दे देना। अब तो इनकार नहीं करोगे ठीक है? चाचू सामने देखो। नूरानी चेहरा आंसू से धुला हुआ, खूबसूरत आंखें गुलाब रंग थे गाल, दूध जैसी सफ़ेद रंगत, काले हिजाब में ऐसे लग रही थी जैसे काली रात में चमकता चांद, जैसे कोयले में हीरा। वो मासूम शक्ल फारिस के दिल में खुप गई थी। ब्रेक लगाए भी गाड़ी किसके टक्कर हो गई और वो गिरती चली गई। देखो अपने बेटे को कुछ शर्म आया है इसमें? बाप से बड़ा है, माफ़ी नहीं मांग सकता। पता नहीं समझता क्या है, अभी तक घर वापस नहीं आया। आले आज नहीं छोड़ूंगा। अम्मा क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं बेटा, बस ये सोचती हूँ कि पता नहीं क्या होगा। किसी दिन एक रिश्ते से मजबूरन मुझे हमेशा के लिए नाता तोड़ना पड़ जाए। बस इसी दिन का सोच के दुख होता है। अरे यार ये कोने की दस से आगे उतरो जल्दी से। जब वो करीब गए तो बहुत चोटें लगी हुई थी, उसे बहुत खून बह रहा था। यार क्या देख रही हो? यही कि इसकी इतनी देर से ज़िंदगी में आई और ऊपर से इसी हालत में। यार ये शायरी करने का वक्त नहीं। उठा के गाड़ी में डालो, हॉस्पिटल चलते। उससे उठा के पीछे लेटा दिया। 10 मिनट के फासले पर हॉस्पिटल था और ऊपर से ऐसी हालत है। यार शायरी करने का वक्त नहीं। उठा के गाड़ी में डालो, हॉस्पिटल चलते। उसने उसे उठा के पीछे लिटा दी। 10 मिनट के फासले पर हॉस्पिटल था। वो उसे उधर लेकर गए। डॉक्टर फारिस का दोस्त था, उसने पुलिस को इन्वॉल्व नहीं होने दिया। डॉक्टर समीरा को बोला कि इस लड़की को ट्रीटमेंट करें। आए हम रिजवान को देख लें। तुम यहीं रुक जाओ फारिस, कोई टेंशन नहीं आने दो उसे। यार वो ना हमारे फारिस को अभी भी प्यार हुआ है और वो जानते हो उसे नहीं पहली दफ़ा देखकर दुआ है कि आखिरी दम तक देखो। और अगर वो किसी की बीवी हुई तो पूरी ज़िंदगी वक्फ करती है। मैंने उसके नाम अपना ताज की फ़िक्र नहीं। अरे वाह चल रुक तो हम आ जाएंगे। वो दोनों चले गए रिजवान को लेकर। एक नर्स बाहर आई। सर आए अंदर डॉक्टर बुला रहे हैं। वो भी नर्स के साथ ही चला गया। डॉक्टर अरमान के कमरे में लेडी डॉक्टर मौजूद थी। सर ये आपको किधर मिली? सड़क किनारे अचानक से गाड़ी आगे आ गई। क्या हुआ डॉक्टर? कोई प्रॉब्लम है? जी सर, लड़की को बहुत टॉर्चर किया गया, इसके बाल बहुत खींचे गए हैं, कलाई की चूड़ियाँ टूट के बाजू में धंसी हुई, सर पे भी कोई चीज़ जोर से लगी है, किसी ने बड़ी मजबूती से पकड़ा हुआ था, उंगलियों के निशान है। लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई है। पता नहीं बेचारी के साथ क्या हुआ। होश कब तक आ जाए? बस कुछ देर तक वो उठ जाएगी। मेहताब रुको मेहताब। वो अपनी बेटी को पीछे से आवाज़ें लगा रही थी पर मेहताब के तो कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। बोलो अम्मा क्या मसला है? वो लहजे में इंतहा की बेजारी से मोई बोली। वो ब्लू शर्ट के साथ वाइट जीन्स पहने हुए थे जो चूड़ी चूड़ी जैसे गोल बड़े बड़े इयररिंग्स पेंसिल हील के साथ फुल मेकअप किए वो एक नॉर्मल लड़की कहीं से भी नहीं लग रही थी। पीछे आवाज़ न दिया करो, 100 दफ़ा बोले तुम्हें। वो मुँह पर सुड़ते हुए बोली। उसे अपनी माँ का रोकना टोकना कतई पसंद नहीं था। बहुत ज़्यादा ख्याल लड़की थी। कहाँ जा रही हो? पार्टी के लिए जल्दी आ जाऊंगी। वो जल्दी जल्दी निकल गई। 2 दिन हो गए इस बुढ़िया को बंद किए हुए। मिजाले जो बोली हो कुछ ऊपर से यार फिर भी धमकियाँ भिजवा रहा है। करूँ तो क्या करूँ? सोचा था इस कोटे से निकलूंगी तो ज़िंदगी समझ जाएगी, यावर से पीछा छूट जाएगा, पर ये मेरी जान नहीं छोड़ेगा। इस बुढ़िया को देखो, अगर मुंह खोल दे। ए बुढ़िया मर गई है क्या? खानम ने सर उठाया। 2 दिन से कुछ नहीं दिया तुझे, फिर भी नहीं बता रही कि तेरी पोती किधर है? वो चुपचाप बैठी रही, किस चीज़ की बनी हो? मान के नहीं दे रही, मुझे नहीं पता किधर है वो। जाओ यहाँ से। पता नहीं किस मलूस घड़ी में तुझे बहू बनाया था जो आज तक भुगत रही हूँ। ए बुढ़िया कहते हैं ना जो बोया हुआ काटना पड़ता है, तो उन्हें भी किसी के साथ ऐसा किया होगा। वो पहलू बदल गई। उस्ताद बड़ी मुश्किल से मीटिंग फिक्स की आपसे, वरना ये हवलदार बात ही नहीं मानते। बाहर निकल के सबसे पहले ही से ही टोकना। वो लड़की मिली नहीं, उस्ताद अभी ढूंढ रहे हैं, जाएगी कहाँ? पाताल से भी खींच लाएंगे। देख बिल्ले वो लड़की अब जिद है यावर की, उसे अब मजा चकाना है। सारी ज़िंदगी आज़ादी के लिए भनभनाएगी पर खुली सांस लेने के लिए जगह नहीं मिलेगी उसे। वो हाथों का मुक्का बनाते बड़ी शिद्दत से बोला था। और दीदी के घर पर नजर रखना, वो दादी से मिलने ज़रूर आएगी। और महताब के मुतालिक भी खबर रखना। हाँ उस्ताद, जैसा सोचा था वैसा चल रहा है। चिड़िया फंस गई है जाल में, ख्याल रखना पर कटने से पहले उड़ना जाए। ऐसा नहीं होगा, आपका काम किया है इस बार, बस कुछ दिनों में काम हो जाएगा। चलो अच्छा है। तुम बताओ रिहाई कब होगी? कल हो जाएगी। उस्ताद एक बेटी जज के घर पहुंच गई है। चल जा अब घर घर पर अच्छे से नज़र रखियो। और हाँ क्या नाम है इस लड़के का? नुमान। हाँ उसे कहियो बड़ी होशियारी से काम करे, कोठी वाली की बच्ची बेटी है, 10 आंखें हैं उसकी। जी उस्ताद। चल निकल बाहर, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया, चलता हूँ उस्ताद। लड़की को होश आ गया। चलें इससे बात करते हैं। बस खानम खानम पुकारे जा रही है। हेलो स्वीट गर्ल। डॉक्टर समीरा ने अपना तरीका इख्तियार करते खुश इखलाकी से हाल पूछा। कैसी हैं आप? कैसा महसूस कर रही हैं? डॉक्टर मैं कैसे आई? यहाँ तो भाग गई रही थी ना, आप क्यों भाग रही थी? वो
सुकून से डरो नहीं, यहाँ पे कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो रेडी सहमी एक नजर कमरे में मौजूद डॉक्टर नर्स के साथ दिलावर को खड़े देखा था। ये कौन है? उसे यावर ने भेजा ना मुझे पकड़ने के लिए। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। नहीं यावर ने नहीं भेजा। सोचो अगर यावर ने भेजा होता तो पुलिस की तरह से पुलिस वापस वापस ले जाते आपको, उन्होंने बचाया है आपको। सच बोल रही है? मैं झूठ क्यों बोलूंगी आपसे? अच्छा बताओ मुझे, तुम अच्छे खानदान की लगती हो, पर घर से क्यों भागी? वो उसकी तरफ देखने लगी। मैं गलत तरीके से नहीं भागी डॉक्टर, मैं तो कुछ ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। आपका नाम क्या? मेरा नाम मरीम शेरोज है। बाहर खड़ा फारिस इसकी बातें गौर से सुन रहा था। डॉक्टर उससे मजीद सवालत करने लगी जिनका उसने तफसीली जवाब दिया। बचपन में माँ बाप गुजर गए, अब्बा के जाने के बाद खानम ने मुझे पाला, वही मेरी माँ और बाप का किरदार निभा रही थी। चचा अपनी फैमिली के साथ हमारे घर रहने आ गए, करोड़ों की जायदाद पता नहीं कहाँ लुटा दी चचा ने। उनकी बीवी मुझे और खानम को हमारे घर में ही नौकरानी बना के रखती हैं, और फिर भी जैसे ही हम लोग गुजारा करते पहले से बातों में वो भी मुझे बदनाम करती, पर उस साथ हद करती। उन्होंने यावर से पैसे लेकर मुझे एक रात के लिए पेश दिया। यावर ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया, अगर खाना वक्त पर ना आती तो वो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा देता, पता नहीं कैसे। खानम ने भगा दिया मुझे घर से, इतना बता के फुट फुट कर रोती। देखो रो नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम किसी को जानती हो जिसके पास तुम जाना चाहो? नहीं डॉक्टर। तब क्या करोगी? किसी एनजीओ में चली जाऊंगी। नहीं, आप मेरे साथ चल सकती हैं, खुदा का दिया बहुत है, एक बहन की कमी है, आपने इतने गलत लोगों पर भरोसे किया। एक दफ़ा अपने रब पर सारे मामले छोड़कर उन पर भी यकीन कर लें। वो सदफ का बोलना चाहती थी पर बोल नहीं पाई। ठीक है डॉक्टर, मैं उनके साथ चली जाती हूँ। अरे मेहताब चौधरी का चांद हो तुम, तुम्हें पता है जब से तुमने देखा किसी का कल चैन नहीं है। वो दोनों प्राइवेट होटल के कॉर्नर वाली टेबल पर आमने सामने बैठे थे, लेमन जूस के ग्लास भरे के भरे पड़े थे, उनका ध्यान ही नहीं था। नमान उसका हाथ पकड़ो उसे अपने दिल के फसाने सुना रहा था। तुम्हें पता है जब मैं सोने लगता हूँ तो नींद आंखों से कोसों दूर चली जाती है। आंखें बंद करते हो तो तुम सामने होती हो, दिल करता बगल में मेरी मेहताब हो, हम खूब बातें करें अपने प्यार की, और मेरा सर तुम्हारी गोद में, और तुम अपनी खूबसूरत मखरूती उंगलियों से मेरे बालों को सहला रही हो। हाय वो पल, वो आंखें बंद करके बोला, बड़ी बेसब्री से इसका पल का इंतजार है। शर्म से मेहताब की जुबान पर कफल लग गया था। खाना एक प्लेट में मिल जाए, मिल के खाएंगे, ये ख्वाहिश है, मुझे खाना भी नहीं खाना। देखा मेरे दोस्त कहते हैं लवेरिया हो गया है, मुझे कहते हैं हमारा नुमान शोकोर की तरह मेहताब का दीवाना हो गया है। तो मेरा नशा बन गई हो मेहताब, मैं तुम्हारे बिन नहीं जी सकता यार, तरस खाओ मुझ गरीब पर। मेहताब नुमान की बातें सुनकर खुद का आसमान में उड़ता महसूस कर रही थी। इसकी मीठी मीठी बातें सुनकर वो अपना दिल हार बैठी। तुम भी तो कुछ बोलो मेहताब। उठ के दूसरी तरफ उसकी बहुत पास आकर बैठ गया। वो नर्वस हो गई थी। लगता है मैं और मेरी बात आपको पसंद नहीं। ऐसी बात नहीं है, मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए नहीं बोलती कुछ। मैं चाहती हूँ आप दिन रात मेरी तारीफ करें। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए कुछ लिखा है मैंने। क्या? यहाँ नहीं, मेरे साथ चलो फिर बताऊंगा। अगर मेरा प्रपोजल कबूल कर लो तो मुझसे शादी करोगी? हाँ क्यों नहीं। वो गुलाब जो उसे दे रहा था वो ले लिया था उसने। नमान ने उसका हाथ चूम लिया। अरे क्या कर रहे हैं? हक है मेरा, तुम सिर्फ मेरी हो। इन हाथों से लेकर ही पूरा वजूद मेरा ही है ना। हाँ वो पर शादी, हाँ हाँ क्यों नहीं। कब शादी करनी है? मामा को बता की, और अगर इनकार करती हूँ उन्होंने? नहीं करेंगे। अगर मरियम ना मिली तो ज़रूर कर ऐसा करेंगी, दूर कर देंगी तुम्हें मुझसे। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझसे शादी करोगी? हाँ क्यों नहीं। वो गुलाब जो उसे दे रहे था वो ले लिया उसने। नमान ने उसका हाथ चूम लिया। अरे ये क्या कर रहे हैं? हक है मेरा, तुम सिर्फ मेरी हो। इन हाथों से लेकर पूरा वजूद मेरा ही है ना। हाँ वो पर शादी, हाँ हाँ क्यों नहीं। कब शादी करनी है? मम्मा को बता कर ही, और अगर इनकार कर दिया उन्होंने? नहीं करेंगी। अगर मरियम ना मिली तो ज़रूर ऐसा करेंगी, दूर कर देंगी तुम्हें मुझसे। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो भी सच में परेशान हो गए। नमान सच्ची तो बोल रहा था। अगर मरियम नहीं मिली तो अम्मा के पास पैसे तो है नहीं, फिर हम कैसे? वो मुझे बेच देंगी। बस एक मिनट नहीं लगा उससे फैसला करने में, मैं तैयार हूँ, पर शादी करने के बाद तुम जो मर्जी कर लेना। डन। उठो किधर, चलो अभी जल्दी चलो ना। वो उसे खींचता हुआ ले गया था। वो मरियम, दिलावर और रिजवान को घर छोड़ने आए। गेट से वापस आने लगा तो दिलावर ने रोक लिया। यार रात रुक जा यार, बहुत देर हो गई। पापा तो पता नहीं पापा तो पता है ना तुम्हें, रात रुकूंगा तो बोलेंगे कि पता नहीं किधर अय्याशी कर कर आया है। अरे नहीं, मैंने अंकल को फ़ोन करके बता दिया है। यार कभी कभी ना मुझे तुझ पर गुस्सा आता है। मेरा बाप मुझसे ज़्यादा तुझे प्यार करता है। बस कर, अब जेलस ना हो भाई अपनी दोस्ती में। आप मुझे तो हमेशा भूल ही जाते हैं, पर कम अज़ कम मेरी पप्पो का तो ख्याल करो। इतनी सर्दी है बाहर, कपड़े भी गर्म नहीं पहने उन्होंने। ओह सॉरी यार। क्या सॉरी? कभी कभी तो लगता है चाचू हिटलर दादा बिल्कुल सही करते थे। चलो चलो चुप करो, अब अपनी पप्पो के सामने हीरो मत बनो। वो तीनों के साथ घर में दाखिल हो गई। घर काफ़ी बड़ा था, उसको सोच से भी ज़्यादा। तिलावर ने सगराम को आवाज़ दी। वो वफादार नौकरानी थी उनकी। जी साहब, ये मेरी बहन है, ये इधर ही रहेंगी, इनका कमरा तैयार करवा दें। पापा पप्पू मेरे साथ मेरे कमरे में रहेंगे। बेटा आपके पप्पू को दिक्कत होगी? नहीं मुझे अच्छा लगेगा, आप पापा को दिलावर लाला बोला करो, अच्छा लगता है। सैदफ मुसलसल इधर उधर जले भाई की पिली की तरह घूम रही थी। परेशानी उसके हर रंग से अया हो रही थी। उसकी मम्मा मुसलसल उसे ऐसे घूमते देखकर पूछने के लिए मजबूर हो गईं, सैदफ क्या हुआ बच्चे, कब से घूम फिर रही हो? 2 घड़ी चहन से बैठ जाओ मम्मा, 2 दिन से, पिछले 2 दिन से वो
इडियट मेरी कॉलेज नहीं आई, पता नहीं क्या हुआ है, फ़ोन करूँ तो महारानी का पता नहीं। बेटा आप जाकर पता कर लो कि किन चक्कर में फंसी है जो बता भी नहीं सकती। मैं भी नहीं करूँगी फ़ोन, उसको भाड़ में जाए। खुद को महारानी जो दवाई समझती है, मर जा मेरी बला से। बुरी बात है सदफ, आप अब गलत कर रही हैं। वो दोस्त है आपकी, मुसीबत में होगी, पता करना चाहिए ना आपको। ये ना हो कि बाद में पछताओ। अगर एक दफ़ा वक्त निकाल गया तो वापस नहीं आएगा। आपकी ही बातें मेरे फैसले कमज़ोर कर देती हैं। जाती हूँ आज उसकी तरफ। अरे किधर ले जा रहे हो मुझे? नोमी बताओ, मुझे एतबार नहीं है ना तुम्हें मुझ पर? ऐसी बात नहीं है यार, खुद से ज़्यादा मुझे भरोसा है तुम पर, बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें टच करूँ निकाह के बगैर। इसलिए तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़। अच्छा, वो दोनों आंखें पूरी खोले बोली, मैं तुमसे आज ही निकाह करना चाहता हूँ। उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, आज प्यार कर देना, बहुत बड़ा सरप्राइज़ तैयार किया है आज, मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली मेरी मेहताब मेरी बाहों में होगी, मेरी सांसों के करीब। वाओ, तुम सच में निकाह करना चाहते हो मुझसे? अभी भी पूछ रही हो क्या तुम नहीं चाहती हमें शादी करें, मिनट के लिए भी एक दूसरे से दूर ना रहें? हाँ चलो जल्दी से, तुम्हें तैयार भी करवाना है। तुम खुश हो ना मेहताब? वो प्यार भरी नज़रों से उसे देख रहा था, बहुत ज़्यादा। तो बस फिर तुम्हारी खुशी से ऊपर कुछ नहीं है मेरे लिए। वो उसका हाथ पकड़कर लहजे में बेपनाह मोहब्बत भरते हुए उससे कह रहा था, और आगे बढ़कर मोहब्बत भरा लम्स उसके माथे पर छोड़ दिया, और वो भी मोहब्बत के नशे में सरशार हो रही थी। खुद को दुनिया की खुशनसीब लड़की समझ रही थी। यार वो लड़की नहीं मिली, किसी अस्पताल में भी नहीं मिली, कोई लाश वगैरह भी नहीं। कहाँ जा सकती है वो लड़की? सर हो सकता है यार वो सच बोल रहा हो। ऐसा नहीं हो सकता बशीर, तुमने उसकी दादी की आंखों में नहीं देखा, कितनी सच्चाई झलक रही थी। तुमने पता किया वो ठीक है? सर करूंगा ना आ जाते हुए पता। अयान सर जी बोलो वहीद। सर एक लड़की आई आपसे मिलना चाहती। 2 मिनट बिठाए उन्हें। जी सर। कांस्टेबल सल्यूट मारकर बाहर चला गया। क्या 2 मिनट माय फुट नौकर हूं मैं उनकी? चलो पीछे हटो। वो धक्का देती अंदर दाखिल हो गई। वो जो बशीर से बात कर रहा था गोली की स्पीड से आती इस लड़की को देखने लगे आप। या आप छोड़े को बेचारा आपसे मिलने आता है, आपके नखरे खत्म नहीं होते। भाई को गरीब मजबूरी में परेशान हाल भी हो सकता है, पर नहीं, ये जो चमचे रखे हैं ना इसके लिए बाहर से ही बोल देते हैं। कभी साहब चाय पी रहे, कभी मीटिंग में है। आप लोग भूल क्यों जाते हैं? ये आलीशान दफ्तर जो आपको मिला है ना, ये मेज कुर्सियां, ये जो पेंसिल मुंह में दबाया आप आराम फरमा रहे हैं ना, ये हम लोगों की कमाई का है। वो चुपचाप दांतों में पेंसिल दिए इसकी चपर चपर सुन रहा था। आप मुझे बता दें, नखरे तो कोई पीएम भी नहीं करता जितने आप कर रहे हो। उसकी बात ना खत्म होते देखकर वो गोया हुआ। आपको कोई काम भी है, सिर्फ वक्साय करने आई हैं? अरे वाह, कुर्सी पर बैठ के कौन सा मूंग धर रहे हैं जो मेरी वजह से वक्साय हो रहा है आपका? क्या मसला है आपको? बैठ के बताएं ना। गुस्सा तो बहुत आ रहा था पर डर भी था कहीं बाहर ना निकाल दें। वो मेरी दोस्त 2 दिन से लापता है, मैं घर में पता करने गई हूँ तो उसकी चाची गलत गलत बातें कर रही हैं, और खानम जो दादी है इसकी लड़की की इससे भी नहीं मिलने दे रही। मेरी दोस्त खतरे में, आप मेरी मदद कर दो प्लीज़। कोई फोटो लड़की की है? हाँ ये लें। वो बैग में हाथ डालते बोली, ये है मरियम शरोज। फिर सर ये तो वही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। क्या मतलब है? लड़की पिछले 2 दिन से लापता है। इसकी दादी की कॉल आई थी तो हम वहाँ गए थे। या यावर ज़बरदस्ती करना चाहता था पर ये जान बचा के भाग गई। यावर को तो पकड़ लिया पर उसकी कोई खबर नहीं, और खानम मतलब इसकी दादी वो तो इधर ही थी। ये क्या किया आप? मार देंगे वो खानम को? जल्दी करें, बचाएं इनको वरना वो मार देंगे। उससे बशीर जी साहब, वो गाड़ियाँ लेकर जाओ उनके साथ, और खानम को लेकर आप नहीं चलेंगी? उठी कभी तो कुर्सी को आराम दे दिया करें आप। क्या कहा आप? कुछ नहीं, चलो। वो कैब पकड़ते हुए उठ गई थी। उठ गया था। बीवी जी खुदा का शुक्र अदा करें कि आप गलत हाथों में नहीं पड़ी। मैं नौकरानियों से बता रही थी, साहब जी ने बहन बोला है आपको, अब आपकी तरफ कोई आंख भी उठाकर देखे आंख निकाल देंगे। आप क्या खाएंगे मुझे बताएं, मैं बना देती हूँ। नहीं शुक्रिया, मैं खाना बना लूँगी, अपने लिए भी और रिजवान बाबा के लिए भी बनाऊँगी। आप मुझे बताएं उन्हें क्या क्या पसंद है, तो रिजवान बाबा खाना खाने के बाद ही बताएंगे। चलो अच्छा, क्या क्या बना रही हैं आप? साहब के लिए चावल, बड़ी बेगम साहिबा के लिए रोटी और सब्जी, साथ में गोश्त। चलिए ठीक है, वो अपना मेन्यू बताते बोली, चलिए मैं भी आपकी मदद करती हूँ। क्यों मुझे इतना तंग कर रही हो? पागल करके तुम लोग की आंखें बंद करता बस तो सामने सामने आ जाती। जब से मरियम को देखा था ना उसकी नींदें उड़ गई थी। तुम्हें पता है आज से पहले लड़कियां फारिस के पीछे होती थी और मगरूर फारिस मुड़कर देखता भी नहीं। अभी तुम बात नहीं करती हो तो शायद इतनी लड़कियों को सताया है। फारिस ने बदुआ लग गई है। सच कहते थे दोस्त, जिस दिन प्यार हुआ ना तुम्हें तो तुम खुद ब खुद लड़की के बारे में सोचने लग जाओगे। आज शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है, जब से तुम्हें देखा है ना बस तुम ही तुम रह गई हो। पता नहीं क्यों बार बार जागती आंखों में ख्वाब बनकर आ रही हो, और मैं भी पागल हूँ कितना, कितनी बातें तुमसे कर रहा हूँ पर तुम्हें कुछ पता ही नहीं। वो बालों में हाथ फेरते हुए बोला था। सतत मुसलसल इधर से उधर जले पैर की बिल्ली की तरह घूम रही थी। परेशानी उसके हर अंग से आ रही थी। उसकी मम्मा मुसलसल से घूमते देखकर पूछने के लिए मजबूर हो गई, सदफ क्या हुआ बच्चे, कब से घूम फिर रही हो? 2 घड़ी चैन से बैठ जाओ। मम्मा 2 दिन से, पिछले 2 दिन से वो अपडेट कॉलेज नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ। एक सेकंड, ये रिपीट लगती है।
चलो ना महा, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। ढेर सारा प्यार आंखों में समोकर वो वारफ्तगी से बोल रहा था, हम कहाँ आए हैं, किसका घर है। वो मुसलसल सवालत कर रही थी। ये ना आज से पहले हम्मा उसमें डूबा हुआ एक शशाना था, पर आज एक खूबसूरत चांद अपनी तमाम तरह बताब से इस घर में अपनी खूबसूरती की चांदनी बिखेर कर इसको चार चांद लगा देगा। वो उसके हाथ पकड़ के अपने जज्बात बयान कर रहा था और वह अनदेखे जज्बात में सरशार हो रही थी। उसकी आंखों में उसे बेपनाह मोहब्बत नजर आ रही थी। वो माहिर थी जो थी एक्टिंग करने में, और वो पागल जज्बात की रो में बहे जा रही थी। अंदर चले नुमान। हाँ भाई चलो। सामने एक लड़की खड़ी थी, काफी स्टाइलिश थी ये। अरे पार्लर वाली तुम्हें तैयार करेगी ना, दुल्हन बनाएगी। हाय रूबी। वो इस लड़की को बुलाते हुए बोले, मेरी होने वाली खूबसूरत वाइफ है और तुमने इस चांद की सजावट करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वो बुलंद आवाज में बोली। वालेकुम अस्सलाम। रूबी ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। सब आ गए क्या? हाँ जी सब आ गए हैं। चलो तुम महताब को लेकर जाओ, तैयार करो। वो आगे बढ़ते तो देखा महताब के 5 कमरों का लग्जरी फ्लैट था। बहुत ही खूबसूरत ओपन किचन आसमानी रंग की टाइलों से मजीद खूबसूरत तरीन लग रहा था। इसके आगे एक छोटा सा काउंटर जिसके ऊपर ताज़ा गुलाब के फूलों से महक रहे थे, जिसकी खुशबू नतों से गुजरकर सांसों को मअतर कर रही थी। वो कुछ देर रुकी, खुशबू को अपने अंदर उतारा और फिर रूबी के साथ आगे बढ़ गई। आज का दिन उसके लिए बहुत खास था। उसके पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। एक कमरे में रूबी उसे लेकर गई। कमरा बहुत ही खूबसूरत था। फूलदार पर्दे जिनके पीछे बड़ी बड़ी खिड़कियां छुपी हुई थी, 52 इंच की एलईडी और एक तरफ सिंगल काउच और अटैच बाथ बहुत खूबसूरत लग रहा था। हर तरफ नजर दौड़ाकर उसकी नजर ब्राइडल ड्रेस पर अटक गई। वह रेड कलर के बड़े घेरेदार वाली गोल्डन कान वाली फ्रॉक, ऊपर गोल्डन और रेड दुपट्टा, मैचिंग हील्स और ज्वेलरी देखकर उसके मुंह से अचानक निकला लाजवाब। रूबी ने बहुत दिल लगा के तैयार किया। वो अच्छी लग रही थी। वो अपने काम में खूब माहिर थी। फिर वो उसे उठाने लगी बाहर जाने के लिए। वो थोड़ी परेशान हो रही थी, दिल में कहीं कुछ फील हो रहा था। वो अपने सरापे को आईने में देखते खो गई। चलें। वो सर हिलाते बोली। वो चौंक गई। शायद ये सब इतना अचानक हो रहा था, इसलिए उसे महसूस कर रही थी। वो अपने डूबते दिल को तसल्ली देते उठ खड़ी हुई थी। चलिए बाहर, मौलवी साहब कब से इंतजार कर रहे हैं। मौलवी साहब ने निकाह करवाया, दुआ पड़ी और मिठाई और मुबारकबाद शुरू हुई थी। इसने पेपर देखे ही नहीं, दस्तखत कर दी, जिसका खमियाजा बाकी उम्र अपनी आंसुओं को पीकर गुजारना पड़ेगा। मुबारकबाद हुई सब की तरफ से। जब चले गए वो इसलिए लेकर अपने कमरे में चला गया। कमरे की सारी बत्तियां गुल की गईं। कमरे में जगह जगह छोटी छोटी कैंडल्स जल रही थी, जो बहुत ही पुरसोज लग रही थी। ऊपर से महकते गुलाबों की सूंधी सूंधी खुशबू, जो बेड की सफेद रंग की चादर पर दिल की तरफ रखे गए थे। राहदारी में भी ताज़ा गुलाब थे। जैसे ही वो दोनों कमरों में दाखिल हुए, ऊपर से फूल गिरने लगे, जो बिल्कुल फिल्मी सीन की तरह लग रहे थे। वो सब भुलाए खुद को आसमान से आई कोई अप्सरा समझ रही थी। उसने बहुत स्लो म्यूजिक लगा दिया, डांस करने लगा। वो भी शर्माए ले जाते उसके हाथ साथ देने लगी थी। फिर उसका हाथ पकड़कर कॉर्नर वाले एक मेज पर बिठा दिया। उसका हाथ पकड़ के बड़े प्यार से आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, तुम्हें पता है तुम कितनी खूबसूरत हो। गुलों की शोक रंगों से गुलाबी गाल हैं तेरे। ये तेरे बाल ऐसे हैं जैसे सहरा में झरना हो। तेरे होंठ प्यारे से गुलाबों से मलाइम हो। गहरी आंखों झील सी जो दिल को चीर देती हो। हिरन से चाल चलती हो। मेरे दिल में तुम रहती हो, हमेशा ही रहोगी तुम मेरे दिल में। मेरी महताब बन के मुझे रोशन करोगी, चौदहवीं का चांद बनकर तुम। मेरी महताब बन के तुम, मेरी महताब बन के तुम। बड़ी नरमी और अकीदत उसके हाथ चूम गया। उसके हाथ में छोटी सी हीरे से जुड़ी अंगूठी डाल दी। ये मेरी महताब की खूबसूरती का एक छोटा सा तोहफा, जो हमारी इस गोल्डन नाइट की याद को ताज़ा रखेगा। रूम फ्रिज से वाइन निकाल कर 2 ग्लासों में डेली एक में कुछ मिलाकर उसे दी थी। मेरे लिए बस थोड़ी सी उसने पकड़ ली थी और पी ली। उसका अंदाज ही ऐसा था कि वो उसकी हर बात मानती गई। फिर दूसरा ग्लास, तीसरे पे वो अपने होश और हवास से बेगाना हो गई थी। फिर इसके बाद वो गहरी नींद सोई थी, होश और हवास से बेगाना होकर। नोमान कमरे से बाहर आया और किसी को फ़ोन करने लगा था। काम हो गया नोमी जी? बॉस बहुत अच्छे से। नोमान के चेहरे पर लोमड़ी भरी मुस्कुराहट आ गई थी। नोमान के शाती शैतानी दिमाग ने आखिर क्या किया? उस्ताद, अबूजान आपकी चाय। फुप्पो जानी मेरी चाय। मेरा बच्चा आज से दूध पिएगा। फुप्पो, चलो चलो शाबाश आबूजानी। देखिएगा मैं आंखें बंद करूंगा तो मेरा राजी दूध खत्म कर देगा। देखना, टिक 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 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। वाह, देखा ना, हो गया ना खत्म। अबूजान तो एवं मेरे बच्चे को डांटती हैं। आबू बड़े गौर से देख रही थी कि जो किसी की बात नहीं मानता और आज मरियम के प्यार में सब कुछ करता है। उनकी आंखों में तशक्कुर के आंसू आने लगे। कहीं न कहीं रिजवान को माँ मिल गई थी, चाहे फुप्पो के रूप में ही। अरे आबू, आप रो रहे हैं क्यों? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं बेटा, बस खुश हो रही हूँ कि खुदा ने मुझे इतनी अच्छी बेटी अता कर दी है, जो मेरे बिखरे घर को समेट रही है। बहू के जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे जिसम मुर्दा हो गए हैं, पर तुमने फिर रूह फूंक दी। वरना मुझे तो लगने लग गया था कि शायद दुख से ही बूढ़ी हड्डियां ऐसी ही चटक जाएंगी। क्या बातें चल रही हैं? आप तीनों ने बैठक रखी है, वो भी एक साथ। भाई हम आपके खिलाफ मीटिंग कर रहे हैं। आबूजान, क्या गुस्ताखी हो गई मुझसे? अरे वाह, पहले तो हमारी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते थे आप।
और अब मेरी आ गई तो खबर भी नहीं लेते, मेरी आ गई तो खबर भी नहीं लेते आबूजान। वो मुझसे अच्छा ख्याल रखती है आपका, वो तो ठीक है, पर इसका क्या? इतने दिन हो गए हैं उससे आए हुए, इसके कपड़े जूते उसको ज़रूरतें होती हैं। बच्चे, आपसे ऐसी बेख्याली की उम्मीद नहीं थी हमें। वो भी खजल हुआ कि सब जानता था, सच था, वो इतना मसरूफ़ था कि भूल ही गया। सॉरी आबूजान, मैं पैसे दे दूंगा, आप ले आना। जी नहीं पापा। तो फिर क्या करेंगे छोटे सुल्तान? अब आप हमसे छुट्टी मिल गई है, पर एक दिन महीने में एक दिन महीने में आप हम सब के साथ गुजारेंगे, शॉपिंग करेंगे, खाना खाएंगे, पार्क जाएंगे। ओके, डन हो गया। आप लोग प्रोग्राम बना लेना, मैं मीटिंग पोस्टपोन कर दूंगा, कल हम चलेंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। मेरी बच्चा, अपना भी ख्याल रखना। जी दिलावर लाला। आ गई, तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी। वो मेहताब खाते देख मुखातब हुई थी। मम्मा, परेशानी वाली क्या बात है? यार, पार्टीज ऐसी ही चलती हैं, आप भी तो जाया करती थी ना। पर वो छोड़े, मैं थक गई हूँ, नींद आ रही है मुझे। वो अपने कमरे में चली गई, नींद तो आ रही थी, बस रात की खुमारी थी। वो कितना करीब था। क्या कुछ नहीं किया उसने? हायला, मुझे शर्म आ रही है। उसको बार बार इसका वालेहानापन याद आ रहा था कि वो कैसे प्यार करता है उसे। वो खुद को दुनिया की खुशकिस्मत लड़की समझती थी। बाहर दरवाज़ा बजा था, बहुत ज़ोर से उसी को दरवाज़ा खोल रहा था। खानम बेबसी दरवाजे को घूर रही थी। दरवाज़ा खोलने की सकत अब बाकी नहीं रही थी। 4 दिन से उसे बंद किया हुआ था, खाना भी नहीं दिया जा रहा था। वो बस लेटे हुए खुदासी की दुआ कर रही थी कि मरने से पहले एक दफ़ा अपनी पोती से मिल लें। सर, 15 मिनट हो गए, कोई दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा। अरे मोटे, दरवाज़ा तोड़ दो। मैडम, दरवाज़ा लोहे का है तो क्या हुआ? सरकारी माल है। रिश्वत खा खा के इतने ताकत भी नहीं आई कि तोड़ दें यार दरवाज़ा। दरवाज़ा दीवार फैलांग ले। अब चुप करेंगी? वो गुस्से से उसकी तरफ देखकर बोला, जिसकी जुबान को ब्रेक ही नहीं लग रही थी। चलो मैं देखता हूँ। वो नीचे उतर के दरवाजे को घूर रहा था कि वो फलांग के दीवार पर चढ़ गई थी। सर, इन्हें देखें क्या कर रही हैं? अयान उससे घूरने लगे तो वो बिल्कुल पागल थी, बेफिक्र, बदतमीज और पागल। खोरिए मत, ये जो मोटे हो गए हैं ना आपके हवलदार, रिश्वत खा खा के कैसे ऊपर चढ़ते, और आपका यूनिफॉर्म खराब होता है तो मैं तो छलांग लगा कर खोल दूंगी ना। इसके घूरने के बावजूद उसने छलांग लगा दी। सर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे इसे? कब से सर खाई जा रही हैं? वो ठीक ही तो बोल रही है। ठीक से दरवाज़ा खुल गया। ठक से दरवाज़ा खुल गया। सारे घर को चेक किया गया, नौकर के अलावा कोई घर पर नहीं था। खानम किधर है बताओ? वहाँ इस कमरे में। वो पुलिस को देखकर परेशान हो गया। वो खानम, हायला, आपको क्या हुआ? खानम की आंखों में आंसू आ गए। जल्दी से इनको गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल लेकर चलो फौरन। उनकी तबीयत ठीक नहीं। वो संजीदगी से बोला। उसकी नब्ज़ की बहुत स्लो चल रही थी। वो उसे लेकर हॉस्पिटल चली गई। नौकर को मार पीट के वो चले गए थे। अल्लाह, बेचारा नौकर। फारिस जहाज में से ऑर्डर लेकर आओ। जी सर। हेलो सर, योर ऑर्डर प्लीज़। ऐसे ही उसके पापा ने मुड़कर देखा, तुम यहाँ ऐसे वेटर बन के? वो तंजिया मुस्कुरान के साथ कोई औरत बैठी थी। वो भी हंसने लगी। ये औरत कौन है? मैंने पूछा। अपने बाप की बात बीच में काट कर वो बोले, ये बिच कौन है? तुम होते कौन हो पूछने वाले? तुम होते कौन हो पूछने वाले? वैसे मैं बता देती हूँ, ये हस्बैंड है मेरे। क्या? वाह पापा, कमाल कर दिया आपने तो। मॉम के लिए आपके पास वक्त नहीं होता, और रंगरलियां मनाने के लिए आपके पास वक्त ही वक्त है। अपनी बकवास बंद रखो फारिस, मैं तुम्हारा पाबंद नहीं हूँ। चलो रोहाब, चले इधर से। सारा मूड ख़राब कर दिया। वो चले गए। फारिस, तुमने कस्टमर से बदतमीजी क्यों की? तुम्हें पता है मैं तुम्हें निकाल सकता हूँ। सॉरी। वो अपने बिगड़ते हुए तेवर संभालते बोला। अभी तक वो शौक में था, कैसे उसका बाप ऐसे उसकी माँ का हक किसी और को दे सकता है। आज के बाद ऐसा नहीं होगा, ठीक है? आज के बाद ऐसा ना हो। अभी जाओ, तुम्हारी ड्यूटी टाइम खत्म हो गया है। जी सर। पापा, क्या हुआ? फारिस क्यों चिल्ला रहे हो? पापा कहाँ हैं? बताएं, वो किधर है? मुझे उनसे बात करनी है। वो भनभनाता हुआ घर आया था। वो स्टडी में है। रुके तो भाई, क्यों इतना गुस्सा है बताइए? तो वो पीछे भागती हुई पूछ रही थी, पर वो रॉकेट की तरह नॉन स्टॉप अंगारे चबाता जा रहा था, और वो बिना जवाब दिए चलता जा रहा था। मम्मा, मम्मा जल्दी आए, भाग क्या है? अरे तूफान बन जाती हूँ, जा बिन जाती हूँ। क्या हुआ? वो उसे डपटते बोला। हाँ, क्यों रही हो? क्या हुआ है मम्मा? वो लगा रखी है। वो फारिस बहुत गुस्से में पापा के पास गया है। क्यों, क्या हुआ? मुझे नहीं पता, बस वो गुस्से में स्टडी रूम में गया है पापा के पास। खुदा है, पता नहीं क्या मुसीबत आन पड़ी है। फिर से चीख चीख के वो हाँफने लगी। पता नहीं कब इन दोनों की आपस में बनेगी। आप जाए ना प्लीज़, देखें भी। चलो देखती हूँ। वो भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। वो दोनों ही स्टडी की तरफ चली गईं। अभी रास्ते में कि फारिस उनके पापा की लड़ाई की आवाज़ आने लगी। वो स्टडी में दाखिल हो गया। मुझे जवाब चाहिए आपसे। हम लोगों से आज़ादियाँ छीन कर क्यों रंगरलियाँ मना रहे हैं? अपनी बकवास बंद करो। फारिस, निकाह किया है मैंने। किससे इजाज़त लिया? अपनी बीवी होने के नाते। मम्मा का हक है आप पर। तो क्या करूँ? बीवी है तो क्या करूँ? सर पर बिठा लूँ? अपने शौहर की दूसरी शादी का इतराफ़ सुन के हमीदा बेगम का दिल बैठने लगा। वो चक्कर खाकर कीर्ति से पहले दरवाजे का सहारा लेकर बैठ गए। हक की बात करते हो ना, तो क्या नहीं दिया उसे मैंने? हर किस चीज़ की कमी है उसे? कमी तो बीवी होने के नाते उन्होंने भी नहीं छोड़ी। खाना पीना, कपड़े धोना, बच्चे पैदा करना। मशीन नहीं है, इंसान है। हर काम फ़र्ज़ समझ कर करती रही सारी ज़िंदगी। वो अच्छे दो बोल के लिए अच्छे बोल के दाद तो दे नहीं सके, ऊपर से दूसरी शादी कर ली। मामा को तो आज तक कभी मेडिसिन लेने भी नहीं लेकर गए, और वहाँ वाह क्या खाएंगी आप? वाह क्या प्यार छलक रहा था। अपनी बकवास बंद रखो। तुम हो क्या जिसे मैं सफाई दूँ? अपनी बीवी को दें, जिसकी औकात नहीं। वो जिस लायक है ना उसे उधर ही बिठाया है। वाह ताली बनती है। आपको क्या लगता है आप ऐसी बेहुदा हरकतें करते हैं तो ब्रांड हो गए?
फुर्सत मिले ना तो अपने ज़मीर के आईने में झांक कर देखना, फिर पता चल जाएगा किसकी क्या औकात है। सबसे बदसूरत चेहरा आपको अपना ही नजर आएगा, फिर खौफ खाएंगे खुद से। मैं आपको गिरगिट जैसा भी बोलूं तो वो भी कम है, आप तो इससे भी ज़्यादा रंग बदलते हो। दूसरों की औकात दिखाओगी? छी, तो फिर आपकी शौहर होने पर और बाप होने पर भी। अभी शायद वो कुछ और बोलता, मीरा बेगम करंट खाकर उठे, जोर से चांटा मार दिया। बस करो फारिस। वो अक्का बक्का रह गया, हुकू की तरफ अपनी माँ को देखने लगा। पर मामा मैंने क्या किया? अपनी जुबान बंद रखो, पापा है तुम्हारे। पर मामा उन्होंने शादी। मैंने कहा ना बस करो कि हमारा आपस का मसला है, तुम होते कौन हो बदतमीजी करने वाले? सॉरी बोलो। मैंने सॉरी नहीं बोलूँगा, कभी नहीं बोलूँगा, किसी सूरत नहीं बोलूँगा। मुझे तो मेरे घर में भी नहीं चाहिए, दफ़ा हो जाओ, दोबारा शक्ल न दिखाना। मुझे भी आपके सालिशान कैद खाने में नहीं रहना। चले मामा मेरे साथ। उम्मीदा बेगम ने अपना हाथ छुड़वा के दूसरी तरफ मुंह कर लिया। फाइन मामा, जिससे आपको अच्छा लगे। बिना रुके वो घर से निकल गया। दादी का इलाज पुलिस की वजह से बहुत अच्छे से हो गया। सदफ आप हो? जी दादी, मेरी मिली आपको नहीं, पर मिल जाएगी, आप परेशान ना हो। मैं परेशान नहीं हूँ बेटा, वो छत को घूरते हुए बोल रही थी। मुझे मेरे रब पे कामिल यकीन है, वही सचाने के बारे में बच्ची इसकी महफूज हाथों में है, उसे कुछ नहीं होगा। वो इतने मजबूत लहजे में बोली कि सदफ के दिल को तसल्ली हुई। यार जैसे फ़िरौन सिर्फ लोग हमारे ईमान को और मजबूत कर देते हैं अपनी खवासत से। अम्मा आपकी बातें दिल जीत लेती हैं, आपके इन गुनहगारों को मैं नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने ते दिन आपको बंद रखा। नहीं बच्चे, वो मेरे बच्चे के घर वाले हैं, छोड़ दो। हम होते कौन है किसी को सजा देने वाले? वो है ना पाक हस्ती, सबका हिसाब कर देगी। आप चलें मेरे साथ, अम्मा आपका इंतजार कर रही हैं। ये मेरे चुप, बिल्कुल चुप, पटर पटर बोले ही जाती हो, किसी की सुनती ही नहीं। मुझे बेजा मदाखलत पसंद नहीं, आपने हमारी मदद की शुक्रिया। दोनों हाथ जोड़ के, अब मजीद मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर हमारे साथ चलना है तो खामोश होकर चले, मैं अम्मा को अपने साथ लेकर जाऊंगा। वो मुंह खोले से तकते रही थी। पहली बार किसी के मुतालिक गलत राय कायम की थी मैंने। उसने, इसके ख्याल में वो बुद्धू सा ऑफिसर है जो उसकी हर बात मानता है। वो खानम को लेकर आगे आगे चलने लगा। वो भी पीछे पीछे होली, मम्मा अब क्या होगा अगर पुलिस आ गई? यावर, मम्मा पहले ही जेल में है, ऊपर से आपने दादू की क्या हालत कर दी। ऐसे करते हैं, गायब हो जाते हैं कुछ दिन, कुछ नहीं होता। तेरी दादी कभी भी तेरे बाप को जेल नहीं पहुंचाएगी, बेचारी बड़ा प्यार करती तेरे बाप से। मम्मा पापा किधर है? किधर होना है? कहीं बैठा बीड़ी फूंक रहा होगा। चल छोड़, मेहताब को फोन लगा, पूछो किधर है। ये लड़की भी हाथ से निकलती जा रही, करती हूँ इसकी शादी। आधी 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 रात तक पार्टी ही नहीं खत्म होती। पल्ले नहीं तेला, करती मेला मेला। कहती अमीर लड़कियां ऐसी आधी आधी रात तक पार्टी करती हैं। शर्म बीच के खाली है इसने, क्यों जान चला रही हो? ये लो दवा खाओ, आ जाएगी खुद ही। तुम्हें पता है नमाज जितना तुम्हारे बारे में सोचती हूँ ना, सरशार हो जाती हूँ। वो शराब के नशे में इसके साथ बातें कर रही थी। दिल ही नहीं कर भरता तुमसे, हर वक्त तुम्हारी बाहों में गिरे रहना अच्छा लगता है। वो खुले दिल से इज़हार कर रही थी। जल्दी मम्मा से बात करूँगी। वो बिल्कुल निढाल हो गए। वो उसे उठा के बेडरूम में ले गया था, जहाँ आज एक नया ग्राहक उसका इंतज़ार कर रहा था। कितने दिनों से वो यही तो कर रहा था। उसके साथ यावर के कहने पर खुदा की कुदरत का इंसाफ, महताब के माँ जो मरियम के साथ करना चाहती थी, वो अपनी बेटी के साथ हो गया। नोमान के हाथ में मेहताब को देख वो चहक गया। नोमान खबासत से हंसने लगा, उसे वहीं छोड़कर खुद बाहर चला गया। अस्सलाम वालेकुम जी, मिशिया पर क्या हुआ? जी मैं देखता हूँ। जी नहीं, वो मेरे पास नहीं है, फारिस की बहन का फ़ोन था। जी मैं बता दूंगा। क्या हुआ पापा? मेरी गेस्ट रूम ठीक करवा देना, मैं फारिस को लेकर आ रहा हूँ। जी लाला। अब यहाँ बैठ के शोक मनाती रहोगी? मैं मरा नहीं हूँ जो ऐसे रोई जा रही हूँ। चलो उठो, चाय लेकर आओ मेरे लिए। और हाँ, मिशी की शादी पक्की कर दी है मैंने, 1 महीने तक जो तैयारियां करनी है कर लो। वो बिना कुछ कहे उठकर चली गई। आंसू तवातर से उसके चेहरे पर बह रहे थे। आज शौहर की खातिर उसने जान से प्यारे बेटे को भी घर से निकाल दिया। वो जानती थी उसका शौहर गलत करे, पर जा सख्ती से तो इस्लाम में वो मना ही है, पर वो हर वक्त औलाद पर दबाव डालता रहता है, जिसकी बदौलत फारिस बागी हो गया। वो अपनी सोचों में मगन किचन में काम कर रही थी कि चीनी की जगह चाय में नमक डाल गई। मम्मा क्या कर रही हैं? नमक है। मिशी ने उसका हाथ पकड़ लिया। चाहे वो जितनी भी बहादुर बने, खुद पर सब करें, ज़ाहिर करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो बीवी थी। एक औरत और औरत दूसरी औरत का साया बर्दाश्त नहीं करती। वजूद तो और बात है। मम्मी जी, मम्मी फारिस कहाँ होगा? मिशी जब से फारिस किया था ना, उसके लिए बहुत परेशान थी कि न जाने गुस्से में वो किधर निकल गया। इसलिए अपनी माँ से पूछ रही थी। पता नहीं मिशी, जहाँ भी हो खुदा अपनी पनाह में रखे उसको। मम्मी तिलावर लाला से पूछो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मम्मी आप रो रही हैं? नहीं मम्मा, प्लीज़ आप मुझसे बात करो। माँ बन के नहीं, नासी दोस्त बन के कर लो, आपके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। मम्मा प्लीज़। वो माँ का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली। मिशी तुम्हें पता है, एक औरत सब बर्दाश्त कर लेती है, अल्लाह ताला ने उसकी मिट्टी सब्र के पानी से गूंदी हुई होती है। उसका रोम रोम सब्र करता है, वो कम में भी खुश रह लेती है, थोड़ा खा कर शुक्र अदा करती है। शौहर ना भी अच्छा हो, उसी आस में ज़िंदगी काट लेती कि शायद अब ठीक हो जाएगा। उसके माँ बाप जिससे भी शादी का बोले ना, बिना बोले कबूल है बोल लेती है। शौहर मारे पीटे खाना मिले या ना मिले शिकवा नहीं करती, पर जब वो माँ बन जाती है ना, तो और भी नरम पड़ जाती, अपने बच्चों के लिए जीती मरती है। सारे जुल्म से आती हैं भूल कर बच्चों की गुलकारियों में खुश हो जाती है। खुद खाना भूल जाती है पर बच्चे को खुद खाना भूल जाती है पर बच्चे को टाइम पर खिलाती है। बच्चे की गुलकारियाँ उसे सच्ची खुशियाँ देती हैं।
फिर अगर बच्चे को कुछ हो जाए या कोई उसके बच्चे को कुछ कर दे तो नागिन बन जाती, फिर उससे ज़्यादा खतरनाक और जहरीला कोई नहीं होता। पर जब सामने अपने बच्चों को अज़ियत देने वाला अपना शौहर हो तब वो क्या करे? पहले तुम्हारे पापा अपनी बीवी को तस्लील करते थे, आज उन्होंने एक माँ को तोड़ दिया। अगर तुम दोनों की फ़िक्र ना होती तो मैं आज यहाँ एक पल ना गुज़ारती। पर दिल से आज मैंने उनके साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। अयान घर में दाखिल हुआ तो बुलंद आवाज़ में सलाम किया। उसकी माँ ने भी बुलंद आवाज़ में उसे जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम बेटा। वो आके आई, मम्मा जी ये खाना मैं आपको फ़ोन पे बताया था ना, ये दादी हैं। हाँ, आएँ खाना मैं आपको आपका कमरा दिखा दूँ। इनको कमरे में लिटा कर वो बाहर आ गई क्योंकि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उन्हें रेस्ट की ज़रूरत थी। कौन है? और ये बटर-बटर मशीन है, एक दफ़ा शुरू हो जाए तो बंद होने का नाम नहीं लेती। कुछ ना पूछ लेना वरना घंटा भर कर आपको बोलने का मौका नहीं दूँगी। अयान, बुरी बात। मम्मा इसका नाम मुझे खुद नहीं पता, नॉन स्टॉप बोलती है इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया। क्या नाम है बेटा आपका? वो उसे घूरते हुए बोली, आंटी सदफ, प्यारा नाम है। क्या करती हैं आप? मैं कॉलेज जाती हूँ, पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ। अच्छी बात है बेटा, खुदा आपको कामयाब करे, आपका नसीब अच्छा करे। अच्छा तो इसका तो अच्छा ही होगा ना जो उसके पल्ले पड़ेगा, इस बेचारे की क्या हालत होगी, मैं तो सोच के पागल हो रहा हूँ। जी आंटी अब मैं चलती हूँ। वो गुस्से से गोया हुई, नहीं रुको यान, चाय लेकर आ रहा है। अरे फॉर्मेलिटी मत करो, बैठ जाओ। नहीं फिर कभी पी लूँगी, अभी मैं चलती हूँ। लो आ गई चाय, रुको रुको, पी लो, रिश्वत के पैसे की नहीं है, मेहनत के पैसे हैं। चाय के साथ बिस्किट, निम्को, चिप्स थी। उनके इसरार पर मजबूरन उसे बैठना पड़ा। घरों में कौन-कौन है बच्चे? उनको लड़की भली लगी थी इसलिए पूछने लगी। मैं और मेरी मम्मा। बच्चे आपके पापा, उनकी डेथ हो गई थी। मम्मा ने बहुत मेहनत की मेरे लिए, अपनी मम्मा को भी लेकर आना किसी दिन। जी आएंगी वो भी खानम का पता करने। वो बहुत गौर से उसे देख रहा था, लड़की अच्छी थी और वो उसकी नज़रों से परेशान हो रही थी। चाय खत्म कर कर उठने लगी। आ जाओ अयान, घर छोड़ाओ सदफ को। पर मम्मा ये बच्ची तो नहीं है जो मैं छोड़ने जाऊँ, आपको पता है बहुत बहादुर हैं, ये तो शेर का भी शिकार कर लेती हैं। अयान, उसकी हिम्मत जवाब देकर वो फटी पड़ी थी। समझते क्या है खुद को, कब से बातें बनाए जा रहे, रिश्वत मांगने जुबान चलाने के अलावा कुछ किया होता तो खानम की ये हालत न होती। वो गुस्से से धारते बोली, अरे वाह, मैं न तो सोचा था सिर्फ तोते जैसी ज़ुबान ही चलाती, फिर तुम तो मेंढे की तरह उछलती भी हो। मेंढे की बीवी मेंढे की ना हो तो आंटी की मौजूदगी का ख्याल के बगैर उसे खरी खोटी सुनाने लगी। भाड़ में जो शक्ल देखी है अपने आईने में, तुम जैसे लड़कों से बेहतर मेंढे की होते हैं। अरे वाह, तुमने तो शादी पक्की भी कर ली। वो कहाँ रुकने वाली थी? वो कहाँ रुकने वाला था? वो भी अयान था। तुम? हाँ हाँ जानता हूँ, बहुत खूबसूरत हूँ, सर फाड़ दूंगी तुम्हारा। अरे बस बस बस, क्यों जानवरों की तरह लड़ रहे हो अयान? अब तुम अपनी जुबान बंद रखो, ओके? सदफ कोई अगर आपको चिढ़ाए तो गुस्सा करने से हमारा खुद का ही नुकसान होता है। बेटा रफा दफा करना सीखो। सदफ का सर चूमकर वो बोली, चलो गाड़ी में बैठो, ये आता है। आंटी के भाले रहने प्यार की वजह से वो चाह कर भी इनकार नहीं कर पाई, जाकर गाड़ी में बैठ गई। जाओ अयान, और रास्ते में तंग नहीं करना उसे। जी मॉम। फारिस तुम आज यहाँ क्यों? और ये ड्रिंक, तुम ठीक तो हो ना? फारिस उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था, वो बस एक के बाद एक गिलास पिए जा रहा था। उसका फ़ोन मुसलसल बज रहा था, उसका ध्यान ही नहीं था। उसके दोस्त ने फ़ोन उठाया, हेलो दिलावर यार, मैं दिलावर बात काट के पूछने लगा, मज़ा फारिस की तरह, उसका फ़ोन तुम्हारे पास कैसे? यार फारिस को पता नहीं क्या हुआ, इधर मेरे पास है, कुछ बता भी नहीं रहा और ऊपर से यहाँ शराब पर शराब पिए जा रही, मेरी बात ही नहीं सुन रहा। अच्छा ठीक है, उसको रोके रखना, मैं पहुँचता हूँ वहाँ। फारिस 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 वो जैसे मज़ा ने बताया था ना कि फारिस कैसीनो में बैठा शराब पी रहा है, तो वो भी फ़ौरन वहाँ पहुँचा। यार उठो ना, चलो मेरे साथ, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? लाला छोड़ दो प्लीज़, मुझे आज कहीं नहीं जाना। अपनी दोनों उंगलियां दिलावर के सीने पर रखते बोला। पर लड़खड़ा गया। आओ देखो लाला, मेरी उंगलियां नाच रही हैं। वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। मुझे और पीने में नहीं जाऊँगा, बिल्कुल नहीं पीऊँगा, बहुत पीऊँगा, तुम मिटाने के लिए पीऊँगा। चलो सही है, मिलकर पियेंगे। घर चलो, उठो। उसने फारिस की हालत देखी। पक्का पियेंगे? वो लड़खड़ाते बोला। दिलावर ने जल्दी से सहारा दिया। अरे क्या लाला, आप तो ऐसे पकड़े हैं जैसे मैं बुढ़ा हो गया हूँ। वो उसे संभाला नहीं जा रहा था, इसलिए गार्ड्स को इशारा कर दिया। वो उसे गाड़ी तक ले गए थे। बड़ी मुश्किल से गाड़ी में बिठाया। दिलावर ने ड्राइविंग सीट संभाली, पहले फारिस को सीट बेल्ट बांधा, फिर खुद ठीक होकर बैठा। वो बहुत आराम से गाड़ी चला रहा था क्योंकि फारिस बार बार अपना तवाज़ुन खो रहा था। वो बेहोशी में भी गुनगुना रहा था। वो उसे घर लेकर आ गया। मरियम जी, भाई लेमन पानी लेकर आओ। उसे बेड पर बिठा दिया और वो सो गया। दिलावर दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गया और वो बेसित लेटा हुआ था। दिलावर ने उसके जूते उतारे, उससे सही से लेटाया। मरियम, सुबह होते ही उसे लेमन पानी देना और जब ये उठे मुझे फ़ौरन उठा देना। जी लाला। अरे मेहताब, तुम आई क्यों नहीं यार? आज मेरा दिल बेकरार हो रहा है तुम्हें देखने के लिए। यार ऐसी लत लगी है ना तुम्हारी, तुम्हें देखो ना तो चैन नहीं आता। जानती हूँ नोमी, पर क्या करूँ, आज तबीयत ठीक नहीं। क्या हुआ मेरी जान को? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मतली हो रही, चक्कर भी आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, बेड से उठना मुहाल हुआ है। तुम जल्दी से तैयार होकर आओ, डॉक्टर के पास चलते हैं। यार हिला नहीं जा रहा, सर और जिस्म बहुत भारी हो रहा है। चलो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। पर कुछ नहीं, जल्दी तैयार होकर आओ बाहर, नहीं तो मैं अंदर आ रहा हूँ और बाहों में उठाकर ले जाऊंगा, फिर ना कहना मुझसे। जी आती हूँ। फ़ोन ठक से बंद हो गया। शाबाश, जल्दी मान गए मेरी बात। चलो किधर जा रहे हो? डॉक्टर के पास? क्यों?
क्यों का क्या मतलब? तुम ठीक नहीं इसलिए लेकर जा रहा हूँ। पर वो मुसरत आंखों से उसे देखने लगी। नुमान तुम्हें पता है? बात को तौक़ुफ़ देकर वो बोलने लगी, मैं चाहती हूँ हमारा प्यारा से घर हो, छोटे छोटे बच्चे हों, हम उन्हें बहुत प्यार करें, मैं इन छोटी छोटी फरमाइशें पूरी करूँ, चोट लगने पर उन्हें सीने से लगाकर उनके आंसू पहुँचूँ। इंशाल्लाह ज़रूर होगा, पर फिलहाल पहले डॉक्टर के पास चलें। और सॉरी, हम पहुँच गए, मुझे पता ही नहीं चला। वो उसे डॉक्टर के पास ले गया। कुछ देर तो होश रही, फिर वो नींद की वादियों में खो गई। जाए मोहतरमा, आपका घर आ गया, आयान सतफ से बोला, और उसे इसकी चुप्पी खटक रही थी। सिर्फ आज ही तो मिले थे वो दोनों, पर उसे उसके बोलने की आदत हो गई। अभी वो बोल नहीं रही थी, पर वो उसे गुस्सा दिलाने के बहाने ढूंढ रहा था। वो उधर की जाने लगी, सुनो यार, सॉरी, इट्स ओके। अरे मेरी पूरी बात तो सुन लो। ये तो पूछिए कि सॉरी किस लिए बोला। जी बोली, सॉरी मैंने इसलिए बोला है कि मैं ना आपकी शादी पर नहीं आऊँगा। मुझे जानवरों पे गुस्सा आता है, स्पेशली मेंढक से बड़ी घिन आती है। वो जो गौर से उसकी बात सुन रही थी, फिटे मुंह बोलकर पैर पर रखती अंदर चली गई। उसे ऐसे लगा कि उसके दिल पर पाँव रख कर गई है। कोई बात नहीं बेबी, एक दिन मेरा भी वक्त आएगा। वो कहकर रुका नहीं था, सीधा अंदर चली गई थी। वो हंसते हुए उसे ज़्यादा दिखने लगा। फारिस उठ गया। दिलावर ने उठते ही मरियम से पूछा, जो किचन में नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी। 10 मिनट पहले तक तो नहीं उठे थे भाई, अम्मी का पता है नहीं। अम्मी भाई, अभी का पता नहीं। जाए अभी देख कर आए ज़रा। जी। वो बिना इस्तफसार किए चली गई थी। दरवाजे को नॉक कर इंतज़ार किए बगैर वो अंदर चली गई। वो बाथरूम से नहा के निकल रहा था। वो शर्टलेस था। तुम पागल लड़की, नॉक करके नहीं आ सकती। वो गुस्से से बोला। इतना कठोर शख्स ऊपर से गुस्से वाला बोले तो ऐसे लगे जैसे उठा के पत्थर मार दें। गारे जब आते वो बोल रहा था डर के मारे। फ़ौरन उसने नज़रें झुका ली। आपको पता नहीं किसी के कमरे में नॉक कर आते हैं। वो मैं दिलावर लाला। वो बहुत डर गई। फारिस भी समझ गया मुझे आपके लाला बुला रहे हैं। जी। उसके थर-थर काँपने की वजह से उसे उस पर तरस आया। अब चले, मैं आता हूँ। वो सर हिला के चली गई। और हाँ जी, मेरे सर में बहुत दर्द है, मुझे लेमन पानी ला कर दे दो। जी। वो दिलावर को बता के किचन में चली गई। लेमन पानी बनाकर उसके कमरे की तरफ चली गई। उसकी बार नॉक करना नहीं भूली। मरियम मरियम आ जाओ। लाला वहीं पर थे। मेज़ पर पानी रखकर वो आ गई। मेहताब को फ़ोन कर दो यार, जेल से छूट गया है। कुछ नहीं होता अम्मा, तुम ऐसे ही डर रही हो। मामू है हमारा, कोई नहीं, कुछ नहीं करेंगे। अरे वाह दीदी जी, बड़े ऐश चल रहे हैं अकेले अकेले। अरे मामू आप, उससे मुखातिब हुई। कौन सा मामू, चल बैठ। तुम, हाँ मैं, आपको क्या लगा था कभी वापस नहीं आऊँगा? निकालो मेरे पैसे, वरना बड़े तरीके हैं मेरे पास तुमसे। कौन जानता है मुझे? देख यावर, पैसे नहीं है मेरे पास, तू पर सब्र ना, बेसब्रा ना हो। मिल जाएंगे, वो तो मिल जाएंगे पैसे, पर मेरे वाले तो निकलवा ही लूँगा। वो कैसे? मैंने बोला ना। जब थप्पड़ इतना ज़ोर से लगा कि गाल पे निशान पड़ गया। मरियम के पैसे देते वक्त मैंने तुझे बोला था, माल वक्त पे ना मिले तो रकम डबल। अब तेरी एक बेटी से पैसे तो ले लिए, अब दूसरी की बारी उठाओ उसको। क्या किया? मेहताब कहाँ है? हॉस्पिटल में पड़ी है, जा मिल ले उसे। छोड़ दो मेरी बेटी को यावर, छोड़ दो, मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ। यावर यावर, वो मेहताब की दूसरी बहन थी। वो ज़ोर से टांग मार के चला गया। मेहताब के अब्बा रोको उसे, वो ले जाएगा मेरी बच्ची को। वो भागा और यावर का गिरबान पकड़ लिया। छोड़ दे मेरी बच्ची को, वरना वरना क्या? गोली मार, उस्ताद लोग इकट्ठे हो जाएंगे, फिर फंस जाएंगे। यावर ने गोली चला दी। वो नीचे गिर गया। दूसरी सांस भी नहीं ले सका। बदनसीब बेटी अपने बाप का मुंह भी ना देख सकी। वो घसीट तो चलेगा, वो चलेगा। वो कितनी देर तक रोती रही, क्या हो गया मेरे साथ? जैसी मेहताब उठी उसकी हालत ख़राब थी। उसने देखा उसका हलक खुश्क हो रहा था। नुमान को आवाज़ देना चाहती, आवाज़ हलक में अटक गई। वो खुद को लाचार और बेबस महसूस कर रही थी। उसके वजूद की हरकत देखकर एक नर्स पास आई। मुझे क्या हो रहा है? वो इतना बोल पाए। होना क्या है, ऐशे मनाते वक्त तुम लोगों को पता नहीं चलता, बाद में जब सर पर पड़ती तो भागते डॉक्टर के पास अबॉर्शन करवाने। क्या? मेरा क्या? ओ बेबी, अभी ये ना कहना कि बच्चा की तरफ से आ गया। वो जो सुबह आया था ना तुम्हारे साथ, उसने डॉक्टर को बोला कि तुम्हारे घर वाले मानेंगे नहीं, इसीलिए तुम्हारी प्रेगनेंसी वीक थी, इसीलिए बड़ी मुश्किल से डॉक्टर ने तुम्हारी जान बचाई। वो और भी बहुत कुछ बोल रही थी, पर उसकी सुई अबॉर्शन पर रुकी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि नुमान ऐसा कुछ करेगा। फारिस क्या हुआ फिर? उसे लड़ाई हो गई अंकल से? बताओ भी। हाँ, उसने एक लफ्ज़ जवाब दिया। क्या घर से निकाल दिया? नहीं, मैं खुद छोड़ आया। क्यों? कहना तो बहुत कुछ आता था, पर गुस्सा आ गया बहुत। बस इतना इतना कहने पर इत्तेफाक किया यार। फारिस आंटी और आ, मिशी पे मिशी कितनी परेशान है। वो चाहता था अपना दिल खोल कर अपने दोस्त के आगे रख दे कि कैसे उसका बाप उसकी माँ की तस्लील करता। उसकी माँ को सज़ा देने की सूरत में खुद सज़ा गले डाली है, पर वो कुछ नहीं कह पाए। यही तो एक ऐसा दोस्त था जो उसे अच्छे से जानता था, पर नहीं चाहता था कि वो तरस खाए उस पर। उसे खुद तरसी पर गुस्सा आता। बस इतना ही बोला कि पापा ने दूसरी शादी कर ली और तुम क्लब चले गए, और ना सिर्फ गए, शराब भी पी ली। फारिस के शराब पीने से सब ठीक हो जाएगा? फारिस थोड़े तौक़ुफ़ के बाद लिए वो रुका। फारिस के जवाब के लिए नहीं, वो शर्मिंदा होते हुए बोला, तो फिर क्यों गए? सॉरी। वो नज़रें झुकाए एक लफ्ज़ी जवाब बोला। गुड, मतलब तुम्हें एहसास है कि तुमने गलत किया। जी। अब आगे क्या करना चाहते हो? कहीं जॉब करूँगा, पुरानी तो ख़त्म हो गई है, और यहाँ कहीं रहने के लिए घर भी ढूंढ लूँगा। अभी तुम अकेडमी में चले जाओ, उनको बेहतरीन उस्ताद की ज़रूरत है। रिजवान का प्रिंसिपल बार बार मुझे कहता है कि कोई अच्छा लड़का हो तो भेजना, सैलरी भी अच्छी देंगे, और बेहतर ये होगा कि तुम्हें पढ़ाई में मुश्किल नहीं होगी। और हाँ, मेरा घर बहुत बड़ा है, तुम कहीं और जाने का सोचना भी नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इधर ही रहो। पर मैं खामोश। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। तुम किराया दे देना, पर मैं तुम्हारे साथ, मैंने बोला ना, किराया दे लेना। ओके।
चलो आओ खाना खाए, रिजवान कब से बुला रहा था, चाचा क्यों नहीं आए? शुक्रिया यार, लानत है दोस्ती पर, चल उठ पास रख की शुक्रिया। मेहताब की माँ का बुरा हाल था, एक बेटी 2 दिन से गायब, उसका कोई अता पता नहीं, दूसरी को यावर ले गया और शौहर भी साथ छोड़ गया। बहुत देर तक वो ऐसी बैठी रही, मोहल्ले वालों को बहुत तरस आया उस पर, वो बिल्कुल अकेली मर्द के पास बैठी थी। मोहल्ले वालों ने मिलजुल कर बहरोज की तदफीन कर दी। वो अपने होश और हवास से बेगाना थी, पर जैसी होश आने लगी उसे अपने कि वे सारे कारनामे याद आए। चीख चीख के वो उस खुदा से बोल रही थी कि मेरे की सज़ा मेरे बच्चों को क्यों नहीं दी, मेरे बच्चों को क्यों दी, कि मुझे क्यों नहीं मार दिया, क्यों एक माँ को इतनी बड़ी सज़ा दी तूने? हाँ, कौन हो तुम, क्यों ऐसा कर रही हो? मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा अक्स, तुम्हारा ज़मीर, जाओ दफ़ा हो जाओ, दूर हटो कलमुही, दूर हटो, दूर हटो। अरे वाह, अभी तो बहुत घृणा आ रही है। और जब इस वजूद के साथ जिंदा थी, बड़े शिकवे कर रही हो खुदा से, अपना नहीं पता, जब एक मासूम बच्ची के माँ बाप को कत्ल करवा कर उसकी जायदाद पर कब्जा कर लिया, फिर उस बेचारी माँ को तस्लील किया, एक बच्ची को नौकरानी बनाकर रखा और कुछ पैसों के लिए उसे बेच दिया। बस करो, दफ़ा हो जाए यहाँ से, चली जाओ, भुगतो अब। उसे अपने घर में वहशत हो रही थी। मेहताब को नर्स की बातें झूठ लगी, नुमान कभी उसे धोखा नहीं दे सकता। उसे 2 दिन हो गए थे हॉस्पिटल में, पर वो नहीं आए। कमजोरी से उसका रंग फक हो गया था, आंखों के इर्द हल्के पड़ गए थे। ज़्यादा खूबसूरत तो वो पहले भी नहीं थी, पर अब बहुत ज़्यादा बदसूरत लग रही थी। होंठ नीले रंग के हो चुके थे। वो खुद को आईने में देखकर दंग रह गई। बाथरूम का दरवाज़ा किसी ने बजाया, जल्दी बाहर आओ, डॉक्टर बुला रही हैं। वो दरवाज़ा खोल के बाहर आई, नर्स के पीछे पीछे चलने लगी। नर्स उसे डॉक्टर के कमरे में छोड़ के चली गई। मेहताब डॉक्टर से देखकर बोली, जी मैं मेहताब हूँ, ये आपकी फ़ाइल है। आपकी प्रेगनेंसी में कुछ फॉल्ट थे, जिसकी वजह से अबॉर्शन में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हुई। आपकी जान तो बच गई, पर आप कभी माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर के अल्फाज उसके कानों में गर्म शीशी की तरह जा रहे थे। उसकी शक्ल धुआं धुआं सी होने लगी। वो उठ खड़ी हुई, कब, कैसे, किस तरह वो नुमान के घर पहुंची उसे नहीं पता। उसे पूछना था कि वैसे कैसे कर सकता है। और डोरबेल बजाने पर रूबी ने दरवाज़ा खोला। उसकी हालत देखकर तमसा खड़ बोली, जो बहुत ऊंचा होने की कोशिश करती है उनकी ये हालत होती है। वो उसे इग्नोर करती आगे चलती। नुमान अपने दोस्तों के साथ बैठा पार्टी मना रहा था। अरे आगे स्वीट आओ बैठो। बैठने नहीं आई मैं तो, फिर ये तशरीफ़ की आवरी कैसी? वो बहुत डटाई से बोला। इसके रवैये पे मेहताब को बहुत तब चढ़ रही थी। ऊपर से उसकी बात उसके सर पर लगी तालों पर भुजी। उसने गुस्से से फाइल नुमान के आगे पटक दी। ओ तो ये बात है, तुम कैसे कर सकते हो ऐसे अपने ही बच्चे को? बेबाक तो वो थी, पर इतने लोगों में अब वो अपने शौहर से ऐसी बात कैसे कर सकती थी? मेरा बच्चा, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि वो मेरा बच्चा है? नुमान, हमारी शादी, शट अप, शादी शादी शादी, कोई शादी नहीं हुई मेरी तुमसे। इसकी बात में मेहताब में से छुरी पकड़कर झपट पड़ी उस पर डरने के बजाय वो सब हंसने लगे। अरे नुमान, कटी हुई बिल्ली में तो अभी भी जान है, मार दूंगी तुम्हें मैं, शौक से मारना। अगर कभी मौका मिला तो। उसका चाकू वाला हाथ दबोच के नुमान बोला, उठा के उसे दूसरे सोफे पर पटक दिया। तुम्हें क्या लगता है तुमसे शादी करूंगा? इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। और हाँ, केस करना हुआ तो कर लेना, पर जीतूंगी नहीं। सारे सबूत मेरे पास हैं, दिखाऊं? उसने वीडियोज ऑन की तो मेहताब को खुद पे यकीन ही नहीं हुआ कि वो कितने आराम से दूसरे आदमी के साथ, उसने तो उनको देखा भी नहीं था जिनके साथ वो एक ही बिस्तर में वो शौक ठोक के देखे जा रही थी। वो भरे बाजार में ऐसे ही इन सबके बीच में वो ऐसे देख रहे थे जैसे उनका रोज़ का काम हो। वो शर्म से पानी पानी हो रही थी। और देखोगी नहीं, तुम्हारी हर रंगीन रात की वीडियो है मेरे पास। रही कसर इस एग्रीमेंट ने निकाल दी कि तुम्हारी शादी के पेपर्स की कॉपी देख लो। वो कागज़ पलट कर देखने लगी। उसने अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने खुद साइन किए हैं। आपने इस एग्रीमेंट पे खुद साइन करके इस काम में एंट्री की है। अब किस बात का केस करोगी मुझ पर? और एग्रीमेंट के हिसाब से आती रहना, नहीं तो मैं केस कर दूंगा। पर ये तो नकली हैं, जाली हैं, जानता हूँ, पर कैसे साबित करोगी? ऐसे समझती हूँ? अबे ये नकली नहीं है, मैंने तुमने असल साइन किए हैं। कौन मानेगा तुम्हारी कहानियों को कि बगैर देखे तुमने साइन कर दिए? वो सब कह के लगाकर हंसने लगा। वो ढहसी गई थी, उसे अपनी बेवकूफ़ी की समझ आ रही थी। वो चुपचाप वहाँ से उठकर चली गई। हफ्ते को आ जाना, पैसे मिलेंगे, अगर ना आई तो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यावर उस्ताद ना हो, उस्ताद ना बहुत पैसा कमा लिया उससे। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसका अपना मामा उसके साथ ऐसा कर सकता है। वो अपने बिखरे वजूद को गिरते पड़ते संभालती घर की तरफ चल पड़ी। बहुत देर तक चलती रही। वो नंगे पाँव सड़क पर चल रही थी। उसे कोई एहसास नहीं हो रहा था, बस चले जा रही थी। थकन से जिस्म चूरता ऐसे लग रहा था वो ज़िंदगी की बाजी हार जाएगी। अरे वाह, आंटी क्या आई है? लो आ गया बंदर। आंटी, क्या खाकर पैदा किया है आपने उसे? सदा बुरी बात है। खानम कितना तंग करता है ना मुझे। एक तो काम नहीं करता, रिश्वत खाता है, ऊपर से सीना जोरी। बच्चे तोहमत लगाना बहुत बड़ा गुनाह है, जानता हूँ। खानम इसी वजह से जहन्नुम में जाएगी। फरिश्ते उसका पकोड़ा और कबाब बना के मेंढक को खिलाएंगे। देखा, खानम फिर से दिमाग ख़राब कर रहा है। आप भी समझाती हूँ, चलती हूँ मैं, और कल नहीं आऊँगी आपसे मिलने। बुरहान सी होकर उठ गई थी। वो भी पीछे भागा। जब बाहर देखा तो सदफ रो रही थी। उसे बहुत बुरा फील हुआ। जाकर पास बैठ गया। क्या हुआ, बोलो भी? उसका हाथ पकड़ के बहुत ही नर्म लहजे से पूछा। उसके आंसू गिरने लगे। मेरी बात का गुस्सा लगा। सर से नहीं का इशारा किया। कोई प्रॉब्लम है बताओ, भी मैं मदद करूंगा। एज अ फ्रेंड। ऐसे क्या टुकुर टुकुर देख रही हो? मैं तुम्हें सच्ची में अपनी दोस्त समझता हूँ, बहुत खास हो तुम मेरे लिए, वरना हर लड़की से मैं बात नहीं करता। वो बहुत कुछ कर गया था, कह गया था, और वो टुकुर टुकुर देख रही थी। ओए, सब कुछ बोलेगी मेहंदी की बन जाओ। और उसके वासे अगरान ने उसकी जुबान को ताले लगा दी। वो उठी और भाग गई थी, और वो खड़ा रास्ता देखता रह गया।
वो नुमान के घर से निकली, बिल्कुल खाली दामन सा पूछा क्या पाँव रखो, कहीं नहीं रख रही थी और जा कहीं रही थी। वो निकली तो घर के लिए थी, पर कहाँ पहुंची उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एक तरह के नीचे एक मेज़ पर बैठ के वो खाली नजरों से इधर उधर देखने लगी। आज उसे पता चला, जब इंसान अंदर से वीरान हो तो बाहर ढोल नगाड़े भी बज रहे हों, गहरा सकवत ही लगता है। आज उसके अंदर भी गहरा सकवत और वीरानियां थी। वो किसी पार्क में बैठी थी, इर्द गिर्द कुछ बच्चे खेल रहे थे, दूसरी तरफ दो चार खानचा फरोश अपनी चीज़ें बेच रहे थे। खज़ां का मौसम होने की वजह से दरख्त के पत्ते बिल्कुल सूख चुके, फूलों के पौधे भी मुरझाए हुए थे, बिल्कुल उसके दिल की तरह। शायद वो किसी पार्क में बैठी थी। उसने गौर किया, उसने जहन पर जोर देकर सोचा। वो खुद से बेगाना बैठी थी, बिल्कुल खामोश, धुआं होते चेहरे के साथ। नंगे चलते रहने की वजह से पाँव से मुसलसल खून बह रहा था। सफ़ेद फूलदार फ्रॉक जो अस्पताल जाने से पहले पहनी थी, उसकी सफ़ेदी पिलाहट में तब्दील हो गई। पूनी ढीली होने की वजह से बाल बिखरे हुए थे। वो इस बात से बेनियाज थी कि दो आंखें मुसलसल उसे देख रही थीं। वो परेशान होने से और दुनिया से किनारा करने से मुश्किलात ख़त्म नहीं होती। अचानक किसी की बातों से वो चौंक गई। वो देखने लगी कि कौन मुखातिब हुआ। इससे वो 50 साल के करीब एक औरत थी। उसने सफ़ेद रंग का बहुत ही नफीस बिल्कुल सादा सा सूट पहना था। ऊपर सफ़ेद दुपट्टा जो बल्कि बड़े सलीके से लिपटा था। रंग बहुत ज़्यादा गोरा नहीं था, पर फिर भी चेहरे पर नूर टपक रहा था। अजीब सुकून था उसके चेहरे पर, और ऊपर से उसका लहजा अंदर तक मिठास घोल रहा था। काफ़ी देर तक वो बिना उसकी आंखें बंद के टुक-टुकी बांधे उसे देखे जा रही थी। क्या हुआ? एक सुकून था उसके चेहरे पर, झील जैसा ठहराव। वो खुद को भी सुकून में महसूस करने लगी। कुछ नहीं, आप बताएं, फिर मुश्किलें कैसे हल होंगी? मुश्किलें बड़ी नहीं होती, हम इंसान सोच उसको बड़ा बना देते हैं। सोचने से मुश्किल थोड़ी ना बड़ी हो जाती। बिल्कुल ठीक बोला प्यारी गुड़िया। तो जब सोचने से कोई चीज़ बड़ी नहीं होती, तो इस तरह वो कम भी नहीं होती। तो जब कम नहीं होती, तो बिला वजह परेशान होने का क्या फ़ायदा? तो फिर क्या करूँ मैं? मेरा तो दी एंड हो गया है। आहा, शीशी मुंह पर उंगली रखकर वो बोली, छोटी छोटी बातों पर दी एंड नहीं होता। दी एंड का मतलब ख़त्म, और ख़त्म के बाद दोबारा नहीं मिलता। खुदा ने अपने बंदे को हराने के लिए तो नहीं पैदा किया, तो फिर किस लिए पैदा किया है? हिम्मत और सब्र से मुश्किलात का सामना करने के लिए भेजा है। इसलिए पैदा किया कि गिरने पड़ने के बावजूद उठकर भाग के तो जीत मुकद्दर बन जाती। देखो प्यारी गुड़िया, अगर खुदा को सिर्फ इबादत चाहिए होती तो फरिश्ते काफ़ी थे। पर उसने इंसान को पैदा किया, हर वो चीज़ दी जो उसकी ज़रूरत है, इंसान को जीने के कई रास्ते दिखाए, सोचने समझने की सलाहियत दी। रास्ता बंदा खुद तलाश करता है अपनी मंजिल का। बहुत मुश्किलात होती हैं, बाज़ जल्दी पहुँच, दास देर से, और पास लोग भटक जाते हैं। फिर खुदा फिर मौका देता है उन्हें, पर मुझे तो कोई मौका नहीं दिया, सीधी सज़ा दे दी। गलत बोल रही हो, बहुत गलत। हम अपनी गलतियों और कोताहियों को इस पाक साथ के से में नहीं डाल सकते। जो हम बोएंगे ना, उसका नतीजा ज़रूर निकलेगा। खुदा ने तुम्हें मौका दिया है, बहुत जल्दी तुम्हें उसने खरा खोटा करके दिखा दिया। वो चाहता तो तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधे रखता है। क्या फ़ायदा, उसने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया, मेरी गोद हमेशा के लिए खाली कर दी। मैं नहीं जानती कि गुड़िया तुम्हारे साथ क्या बीती, पर एक बात पर मेरा तवक्कुल है, वो हर इंसान को बहुत अजीज़ रखता है। वो जब गिरता है, उसे संभलने के लिए कोई और खिलौना, कोई मसरूफियत दे देता है। एक चीज़ ख़त्म होने से हम बाकी रिश्तों को क्यों पस डाल देते हैं? हमारी माँ बाप, बहन भाई, जो लूडो के खेल की तरह हमारे लिए सीढ़ियाँ बने होते हैं। जब सांप हमें निगल के नीचे फेंकता है, तो वो फिर से ऊपर चढ़ने की हिम्मत देते हैं। उनके लिए जीना सीखो, उठो, घर जाओ, अपने घर वालों से बात करो, मन का बोझ हल्का हो जाएगा। दिल का सुकून क्या करूँ उसके लिए, वो भी अल्लाह तक कर देगा। अपने रब की बारगाह में सच्चे सजदा करो, वो तुम्हारे जख्मों पर मरहम रखेगा और दिली सुकून भी अता करेगा। आ, पत्ता मत बनो जो टूट कर गिर जाए, शाख बनो जो सूखने के बाद भी अपना आप नहीं छोड़ती, और खज़ां के बाद जब बाहर आती है तो फिर नए फूल के लिए खिलती है। वो हौसले और हिम्मत से दरख्त से चिमटी रहती है। खुदा उसे जान बख्श देता है। वो आंसू साफ करते हुए बोली, शुक्रिया बीबी, मेरा ने अपने रब का शुक्रिया अदा करो, जाओ अपने घर, तुम 3 घंटों से इधर भी बैठी हो। वो शफकत से बोली, वो अल्लाह हाफ़िज़ कहते उठ गई। उसका दिल बिल्कुल साफ हो गया। घर में रिजवान की सालगिरह थी, छोटी मोटी सजावट के साथ। थोड़े बहुत दोस्तों को भी बुलवाया गया था। सजावट की कुछ खास ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि हवेली बनाते वक्त बहुत ही शानदार काम किया गया था। गेट से एंटर होते ही रातारी के दोनों तरफ बहुत ही खूबसूरती से आरास्ता लॉन था, जिनमें रंग बिरंगे फूल बहुत ही खूबसूरत महक देते थे, और चांद की धीमी रोशनी चार चांद लगा देती थी। सवेली को सफ़ेद रंग से पेंट किया गया था, जो अमेजिंग लगते रहे था। छोटे सामने छोटा सा खूबसूरत पानी वाला तालाब था, जिसके गिर्द वो लाल रंग की घेरदार फ्रॉक पहने खूबसूरती से काले सिया कमर से नीचे आते बालों को खुला छोड़ा हुआ था, ऐसे जैसे कोई आबशार गिर रहा हो। ऊपर से दूधिया रंगत कमाल, ऐसे लग रहा था कोई परी आसमान से उतरी है, जिसके सह में फारिस डूब चुका था। यही वजह थी कि वो उसे इग्नोर करता था, पर आज वो खुद पर काबू न रख सका। छोटे छोटे कदम उठाते हुए उसके पास चला गया। अरे आप इधर ऐसे अकेले क्यों बैठी हैं? बस ऐसे ही, उसने मुख्तसर जवाब दिया। परेशान हो? नहीं, वो फिर यकलफ्सी जवाब बोली। किस वजह से? वो फिर बोला। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो फिर बोलने लगा, अपनों को खोने की वजह से परेशान हो? नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें भी खुदा की कोई मसलिहत होगी। अपनों से दूर जाने में भी मसलिहत होती है क्या? हाँ, शायद खुदा आपके साथ इससे भी अच्छे लोग जोड़ दे, जो पहले आपके पास नहीं थे। बहुत यकीन है आपको खुदा पर? हाँ, अपनी जान से भी ज़्यादा। पर मेरे साथ तो कभी अच्छा नहीं किया उस खुदा ने। आप ही कैसे कह सकते हैं? बुरा ही हुआ ना, पापा ने दूसरी शादी कर ली तो? मतलब ये कि उनकी शादी से आपको क्या नुकसान हुआ?
पर मामा मामा को छोड़ें, उन्होंने उनके साथ ज्यादती की तो उनका हक है सज़ा देना, माफ़ करना। उन्होंने हमेशा अपनी मर्ज़ी हम पर थोपी, आपने बात मानी उनकी नहीं। वो टुकुर-टुकुर उसके बेतुके सवाल सुनना था, क्यों नहीं मानी? क्योंकि जो मेरा दिल करेगा ना मैं वही करूँगा। फ़ारिस ने कंधा उचकाकर बोला, तो जब आप अपनी मर्ज़ी करते हैं, अपने बाप की बात नहीं मानते तो कैसे आपकी मानेंगी? मैं तो बच्चा हूँ, बच्चे तो मनमानियाँ करते ही हैं। बच्चे मनमानियाँ करें तो ठीक, माँ-बाप करें तो गलत क्यों? वो इंसान नहीं। और फिर दूसरी बात, जब आपने कभी उनकी बात नहीं मानी तो गिला तो बनता ही नहीं उनके साथ। आप खुद में देखें, हम कहाँ गलत हैं? दूसरों की गलतियाँ निकालना आसान है, पर अपने अंदर झाँकना बहुत मुश्किल है। खुद को मुहासबा करते नहीं और हम परवरदिगार पर शिकवा करते हैं। मेरी खानम कहती हैं कि हमारे साथ जो भी होता है ना, हमारे किए गए कामों की वजह से होता है। अगर वो अच्छे बाप नहीं बन पाए तो आपने भी तो अपने फ़राइज़ से नज़रें फेर ली हैं। तुम क्या समझती हो पापा ने सब ठीक किया था? नहीं ठीक, वो ने उन्हें अपनी बीवी का हक किसी को नहीं देना चाहिए था, पर ये मियाँ बीवी का साथ ही मसला है। आप में कौन होते हो उन्हें सज़ा देने वाला? अगर कोई गलत करेगा तो बदला बदला ज़रूर चुकाएगा, पर तरवर छोड़ें, दिल से माफ़ करें, फिर देख लिएगा ज़िंदगी कितनी पुरसुकून हो जाती है। सारी ज़ख्म बंद-मिल हो जाएंगे। मैं अंदर जा रही हूँ, आप भी आ जाएं। फ़ारिस इसको दूर जाते हुए देखता रहा। उसके बोले हुए अल्फाज उसके अंदर हलचल मचा रहे थे। उसका ज़मीर उसे मलामत कर रहा था। उसका कहा एक-एक लफ्ज़ ठीक था। अगर उसका बाप मनमानियाँ करता था तो वो भी तो करता था, उसने क्यों नहीं ज़िद छोड़ी? आज उसे समझ आ रहा था उसकी माँ को दुःख सिर्फ़ उसके पापा से ने नहीं, बल्कि उसने भी हमेशा उन्हें दुःख दिया है। वो कुछ देर बाद तक बैठा रहा, फिर नौकर आकर बुलाने पर अंदर चला गया था। अयान गैराज में गाड़ी खड़ी कर अपनी कोठी के सामने वाले दरवाजे से दाखिल हुआ। दरवाजे के दोनों तरफ बड़े आराइशी गमले रखे थे, जिनमें नकली फूलों से सजावट की गई थी। सामने बैठने के लिए गोल दायरे की सूरत में पुरानी तर्ज के खूबसूरत सोफे सजे थे। हॉल के बीचों बीच बहुत बड़ा फानूस था, जो हॉल की शान और शौकत में मजीद इजाफा कर रहा था। उसकी माँ उसे कहीं नजर नहीं आई। वो खानम के कमरे की तरफ चला गया। खानम ममा की तरह वो यहाँ नमाज बिछाए दुआ मांग रही थी। उन्होंने नमाज से फारिग होकर बड़े प्यार से बोसा दिया और खूब दुआओं से नवाजा। खानम मम्मा की तरह बच्चे मार्केट गई आ जाती है। कुछ देर तक खानम सदफ आई थी क्या? नहीं बेटा, वो 4 दिन से नहीं आई, पता नहीं क्यों। जी खानम। फारिस मरियम की बातों को मुसलसल सोच रहा था। वो सच्ची तो कह रही थी, अगर पापा ने अपने हकूक अदा नहीं किए थे तो मैंने भी तो बेटा होने के फ़राइज़ कब अदा किए? मैं भी तो कोई बात नहीं मानता, हर बात पे ज़िद करता था। मेरी ज़िद की वजह से हमेशा मेरी माँ को बातें सुननी पड़ती हैं। अगर पापा ने उनको कोई खुशी नहीं दी तो मैंने कौन सा उन्हें खुशियाँ दी हैं? मुझसे अच्छे तो आप ही और भाई हैं, जिन्होंने अपनी तरफ से उन्हें कभी दुख नहीं दिया। फ़ोन साइड टेबल पर कब से बज रहा था, उसे इर्द-गिर्द की कोई खबर ही नहीं थी। आंखों पर बाजू रख के बेड पर आराम लेटे वो बस अपनी गलतियों के बारे में ही सोच रहा था। वो सारे वाक़यात, वो सारी खुशियाँ, वो सारे खसारे जो उसके और उसके घरवालों की ज़िंदगियों में हुए, वो जिनका वो ज़िम्मेदार वो सिर्फ़ अपने पापा को समझता था, समझदार था, वो सब में बराबर का शरीक था। नौकर ने आकर हिलाया, साहब जी आपका फ़ोन बज रहा है, लीजिए साहब। शुक्रिया खान साहब, मुझे पता नहीं चला। नौकर कमरे की हालत देखने लगा। हर चीज़ बिखरी पड़ी थी। बेड की चादर भी नीचे गिरी हुई थी, अलमारी के कपड़े भी उल्टे सीधे सोफे पर पड़े थे। ऐसा लग रहा था कि सदियां हुई हैं, कमरे की सफाई नहीं हुई। साहब तबीयत तो ठीक, क्या मजनून जैसी हालत बनाया हुआ है? साहब जी देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। अरे कुछ नहीं होता, बस थोड़े सर में दर्द है तो इसलिए जा रहा हूँ मेडिसिन लेने। खासा सफाई पसंद था। कमरे की ऐसी हालत देख उसको बुरा लग रहा था। साहब छन्नों को भेजो, कमरा साफ करवा लो। छन्नों को भेज कर कमरा साफ करवा लो। हाँ भेज दो छन्नों को। वो अपनी जगह से उनका वॉशरूम चला गया। तैयार होकर बाहर गया। इधर आओ यार मेरे पास। वो जो बाहर जा रहा था, खानम की आवाज़ पर वापस पलटा। जी खानम। खानम का कमरा छोटा सा था, पर बहुत नहीं नवाज़त से सजा हुआ था। खिड़की पर हल्के गुलाबी रंग के पर्दे, दीवारों पर दूधिया रंग का पेंट था। बेड की चादर और सोफों का कपड़ा भी हल्के गुलाबी रंग का था। ऊपर से खानम ने सूट भी दूधिया रंग का पहना था। कमरे के लोगों पर खानम के तौर एतवार की वजह से कमरे में अलग तरह का सुकून मिलता था। जी खानम बोलिए। वो अंदर दाखिल होते बोला। वो खानम की गोद में सर रखकर लेट गया। अयान मुझे ये बता कि सदफ तुम्हें कैसी लगती है? खानम के एकदम पूछने पर अयान गड़बड़ा गया था, पर उसने जल्दी से खुद को नॉर्मल करने लगा। नहीं खानम, ऐसी कोई बात नहीं। पक्का ना तेरी लैला से बात पक्की करने लगे हैं? मैंने बोला एक दफ़ा पूछ लूँ। वो गौर से उसकी तरफ देखते हुए बोली। लैला अयान की चचा जात थी, जो बहुत ही शो ऑफ करती थी। मैट्रिक पूरा कर ना सकी। टेढ़ी मेढ़ी इंग्लिश ऐसे फ़ख्र से बोलती जैसे एमए इंग्लिश किया हो। वो अयान को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब भी अयान चचा के घर जाता, आंखों आंखों में इशारे करती थी। इसी वजह से उसे हद से ज़्यादा बुरी लगती। क्या खानम, कोई रहम खाओ यार। क्या बोल रही हो? इतना बुरा हूँ जो ऐसे ही इस बेवकूफ़ को मेरे पल्ले बांध रही हो, जिसको थोड़ी सी भी अकल नहीं। बेतुके फैशंस कर खुद को कतरीना कैफ समझती है। तौबा तौबा, खानम इकलौता बच्चा हो, तुम लोगों का ज़िंदगी में एक दफ़ा ही शादी करनी है। सज़ा तो मत दो भाई, फर्माबरदार बेटे को तो फिर क्या करें? तुम ही बता दो, सदफ को देख लें। पहले तो बोल रहे थे कि पसंद नहीं। खानम सच्ची बोलूं तो बहुत अच्छी लगती है वो मुझे। मुंह पर सूर का कहा, पर क्या? उसने मुझे बताया ही नहीं। मैंने बोला अम्मी को भेजूंगा। अब वो ना कॉल अटेंड करती है ना सामने आती है। शायद वो मुझे पसंद नहीं करती। वो नहीं जवाब देती तो खुद सामने जाकर बात कर लो, शायद कुछ और हो।
जी खानम, कल ऐसे ही करूँगा। मेहताब घर पहुंची तो घर की वीरानी देख उसका दिल डूबने लगा। घर की हालत इस तरह थी कि हर चीज़ बिखरी पड़ी थी। धोने वाले कपड़े मशीन से बाहर लटक रहे थे। फर्श पर गिर्द की तह जमी थी। किचन में भी बर्तन चूं के तूं पड़े हुए थे। वो चाहते कि गला सड़ा खाना भी वैसे ही पड़ा था। पहले तो उसने सोचा कि शायद नौकरानी नहीं आई होगी, पर घर के हाल देखकर पता चल रहा था कि कोई घर पर ही नहीं। वो सोचे जा रही थी कि घर खुला छोड़कर उसकी माँ बहन कहाँ गई होंगी। वो बहुत परेशान हो गई। वसवसों की दूर कर कर वो घर की सफाई में जुट गई। कपड़े धोने वाली मशीन लगाकर किचन की सफाई शुरू की। वो 4 कामों में ही इसकी जुबान हलक को आ गई। पता नहीं मरियम कैसे इतना काम कर लेती थी। काम में मसरूफ उसे वक्त का अंदाजा ही नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। अबे यावर, ये तो कोई हूर परी नहीं है, तूने तो बड़ी डींगे मारी थी। अरे चंपा भाई, वो सारी भाग गई, पर जल्दी इधर लेकर आऊंगा। पर रोज सौदा करना उसका बहुत मगजमारी करवाई है उसने। कौन है? अरे ये तेरी बानो की बेटी मेहताब की माँ को कोठे वाले बानो बुलाते हैं। अरे वाह, आज कोई ना बानो की गर्दन चंपा के हाथ में सारे बदले वसूल करूंगी। बहुत नुकसान करवाया था उसकी माँ ने। मेहताब की माँ का चंपा के साथ नहीं बनती थी। उसने चंपा का काम छोड़ा था। मेहताब की माँ को सब यहाँ इस इंसानों की मंडी में बानो के नाम से जानते, और वो उस बानो की बेटी थी जिसे पता नहीं कितनी आ, इज्जतदार लड़कियों को इसकी मंडी में फरोख करवाया था। वो जानती थी अपनी माँ के साथ 1-2 दफ़ा वो इधर आ चुकी। उसे पता था औरत की ज़िंदगी अज़ाब बन जाती। यहाँ आकर आने का तो रास्ता है, पर जाने का कोई रास्ता नहीं। वो बस अपना मुस्तकबिल सोच सोच के खौफ के मारे रोई जा रही थी। उसने कमरों के बाहर खड़े होकर लड़कियों की चीखों पुकार सुन रखी थी, जो लड़कियों का कहा नहीं मानती थी। उनकी सिसका सिसका के जिंदा रखा जाता। उसे उसकी माँ की गलतियों की सजा मिलने वाली थी। अच्छा छोड़ ना, क्या नाम है उसका? जो भी बुला लो, नाम क्या है? इस मंडी में जिसम बिकता है, कितना लोगे इसका? यही कोई 10 लाख। देख यावर, बहुत ज्यादा है ये। कितना? क्या भाई, इतने कोटे छोड़कर यावर सिर्फ तेरे पास आता है? ऊपर से कवारी करी, एक रात में ही वापस ले लोगी? बड़ा शाना है तू यावर, तुझसे तो सीखा है चंपा भाई मैंने। ओए मोती, पैसे ला कर दे उसे। मोती जो टुकु टुकु यावर को देखे जा रही थी। मोटी सी भद्दी हिजड़ा नुमा औरत थी। साड़ी के अंदर से पेट छिलक कर बाहर आ रहा था। पान खाते हुए यावर को कोनी मारकर गुजरी। कभी आ जाए करे यावर, तू तो भूल ही गया। चल भाग इधर से, गेंडे की शक्ल वाली। यावर तेरे जैसियों को मुंह नहीं लगाता। अरे जा रे मोटी, जा इस कली को भी ले जा, और रूबी को बोलना चकाचक कर दे इसे, आज पहली रात है इसकी। मामू मत छोड़ के जाओ, मुझे साथ ले जाओ, मैं तेरे पैसे दे दूंगी। मुझे मत छोड़ के जाओ इन जानवरों में, बोलते जाए लहजे में बोली। ले जाओ उसे, यावर ने बालों से पकड़ के पीछे फेंका। कैसा मामू है यार, कान के नीचे चमाटे मारो इसके। मोती के साथ 2 और हिजड़ों ने मिलकर उसे उठाया, घसीटते हुए कमरे में ले गए। कहते हैं ना मगाफत है अमल, अल्लाह कैसा मगाफत है अमल है। बहुत जी को पुकार की, पर इधर किसी को रहम नहीं आया, ना ही कोई कान धर रहा था। ये रोज का मामूल था। वो यहाँ पर पैसे लेकर चला गया। चंपा भाई, वो लड़की रोई जा रही है, रूबी के काबू में नहीं आ रही। बोलो तो 2 चार मार दूं। अरे नहीं मोती नहीं, आज जाते से सेठ आलम के पास भेजना है। आज उसके जिस्म पर खरोच का निशान भी नहीं होना चाहिए, वरना मुंह मांगी कीमत नहीं मिलेगी। तो फिर क्या करे? दिखा दो उसे हमारे भूखे गेंडों का कमाल, डर के मारे खुद ही मान जाएगी। कोटे में बहुत सी लड़कियां नींद भराना जिस्म की मालिक, जिनको मजबूर करके इस काम में शामिल किया गया, और आज तक वो बाहर नहीं निकल सकी यहाँ से। चंपाबाई असल में एक हिजड़ा था, जो बहुत ही खबीस था। रहम और तरस उसके खून में ही नहीं था। वो न सिर्फ लड़कियों की तस्करी करता, बल्कि उनकी बड़े बड़े अमीरजादों के साथ भयानक हालत में वीडियोज भी बनाता, जो जरूरत पड़ने पर ब्लैकमेलिंग के काम आती थी। जो लड़की इसकी बात न मानती, उसके लिए हैवान से हिजड़े रखे थे, जो ऐसे नोचते होने कि बेचारी लड़की मजबूरन हाँ बोल देती थी। असल में ये हीरा मंडी औरतों के लिए जहन्नुम के मान थी। हिजड़े तो बहुत रहमदिल होते हैं यार। कौन सी लड़की डालूं गेंडों के आगे? देख लो, जिसकी अभी 10 दिन सूरत नहीं, उसको फेंक दो इनके आगे। वो बेरहम बोली थी। जी भाई। रूबी उसे कब से समझा रही थी, पर वो किसी बात पर नहीं आ रही थी। अचानक मोती भाई आई, और इन 2 गेंडों के साथ जहन्नुम देखकर ही औरत की चीख निकल जाए। उन्होंने नीलम को पकड़ रखा था, अब उसकी जिम्मेदारी तुम खुद ही होगी। रूबी ने उसे बोला। वो खौफ के मारे तड़पती बिलखती नीलम को देख रही थी, जिसे वैसे नोच रही थी जैसे कोई बेजान हो। उसकी चीखें आसमान को छू रही थी। पूरे जिस्म पर जगह जगह से खून टपक रहा था। कपड़े जिस्म पर न होने के बराबर थे। जब थक हार कर नीलम बेहोश हुई, तब मोती ने उनको हटा दिया। छोड़ो, अब मर जाएगी। मोती चलती हुई उसकी तरफ आई। मोटी मोटी लाल भभू की आंखों से उसे देखते बोली, ये सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए था, नहीं मानोगी तो इससे भी बुरा हाल होगा। वहां सिर्फ एक के पास जाओगी, या मर मर के जियोगी, पर मरोगी नहीं, क्योंकि हम मरने भी आसानी से नहीं देंगे। खौफ के मारे वो दीवार के साथ लग कर बैठ गई थी। वो चले गए। देखा तुमने, तुम्हारी वजह से इस बेचारी की क्या हालत हुई। चलो उठो, शाबाश, जब भी काम करना ही है तो चुपचाप कर लो। बूढ़ी नीलम के पास चली गई। वो दबी दबी सिसकियां ले रही थी। वो उसको देखने लगी। उसकी मरहम पट्टी नहीं करवाएंगे? तुम रेडी हुई तब इस बेचारी के साथ कोई नरमी बरतेंगे। सुनो वाइफ। जी हजूर, मैंने सोचा है मिश्री की शादी करके बिजनेस आरिश के हवाले कर दूं। मैं थक चुका हूँ, आराम करना चाहता हूँ। आरिश के हवाले क्यों?
क्योंकि मैंने पावर ऑफ अटर्नी उसी के नाम लिख दी। क्या पागल हो गए हो? मैं क्या करूँगी? तुम मेरे साथ रहोगी, अपनी ज़िंदगी एंजॉय करेंगे। हाँ हाँ, मुझे तो किसी पागल कुत्ते ने काटा है बगैर पैसों के मैं एंजॉय करूँ, वो भी एक बुढ़े खोसट के साथ। पर तुम मेरी होने वाली बीवी हो, तो क्या सब छोड़ दूँ? मुझे सारी जायदाद चाहिए अपने नाम, फिर ही ये शादी होगी, वरना भूल जाओ। तुम ऐसा नहीं हो सकता, मैंने पेपर्स भी जमा करवा दिए। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारे बच्चे, दोबारा कभी मेरे पीछे रहने की जरूरत नहीं। चाह रही हूँ मैं, वो पैर पटकती चली गई। फिर मैंने सबको बोल दिया तुम बीवी हो मेरी, नहीं कुछ नहीं जानती, दफा हो तुम और तुम्हारे बच्चे। अमीर अली के सर पर ढेरों पानी डालकर वो चली गई। उसे एहसास हुआ था कि उसकी बीवी बच्चों में कितना सब्र था, और वो बेवकूफ़ी करता आ रहा था सारी ज़िंदगी। बहुत पछतावा था उसे, बस अब उसे अपनी गलती सुधारनी थी। हमेशा अपनी आवारगी में मैंने अपने बच्चों और बीवी से ज्यादती की, पर अब नहीं। उन्होंने शिकवा नहीं किया। उसके पीछे फारिस को भी घर से निकाल दिया था। खुदारा, सारे काम मुकम्मल करके वो अपने कपड़े बदल कर बैठ गई। मैरून रंग का सादा सा कमीज शलवार पहने वो बहुत ही सादा सी लग रही थी। पहले जैसा तड़कता भड़कता फैशन नहीं किया था। शायद अब जिंदगी ने सबक दे दिया था कि खूबसूरती इंसान के अंदर छुपी सादगी में होती है। फारिग होकर बैठी तो फिर से परेशानी ने घेर लिया। अभी तक अम्मा और चुटकी घर क्यों नहीं आई? कहाँ चली गई? किससे पूछूं मैं? फिर मेरी और मौजूदगी में कुछ गलत तो नहीं हो गया उनके साथ? खुदा, मैंने तो सोचा ही नहीं। चार चार दिनों से मैं घर पर ही नहीं थी, बगैर बताए गई थी मैं। अम्मा ने पता नहीं क्या किया। अगर सब ठीक होता तो रिपोर्ट ज़रूर दर्ज करवाती, कहीं यावर मामू ने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। ये क्या सोचे जा रही हूँ मैं? वो मुसलसल चलते हुए दरवाजे को देख रही थी। कब से इधर से उधर और उधर से इधर चलते रहने से टांगे भी दुखने लगी। खुदारा मदद करो, मेरी माँ और बहन की हिफाजत करना, मेरे बाबा की भी। बाहर निकल के देखती हूँ, शायद किसी से कुछ पता चल जाए। वो दरवाजा खोल के बाहर निकली। सड़क खाली थी, सामने कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। वो उनके पास चली गई। बच्चा उसकी गली का ही था। उसे आवाज़ देकर बुलाया, सुनो ची दीदी, गुड्डू हमारे घर में कोई नहीं है, तुम्हें पता है? सबकी तरह दीदी, आपको नहीं पता? आप किधर थी? मैं कहीं गई हुई थी। बताओ क्या हुआ है? सच सब गायब हैं घर से? दीदी, 2 दिन पहले यावर मामू कुछ गुंडों को लेकर आया, छोटी दीदी को साथ ले गया। आपके अब्बा ने बचाने की कोशिश की तो उन्हें भी गोली मार दी। अब ये क्या कर रहा है? चल इधर से, नहीं तो यावर तेरे घर वालों को भी मार देगा। इनसे बात करने के लिए मना किया ना सबने। सुनो ना बच्चे, मेरी माँ किधर है? बता दो। वो रोते हुए उन बच्चों से पूछ रही थी। वो भाग गए। वो वहीं सड़क किनारे एक बेंच पर बैठकर रोने लगी थी। अब क्या करूँ, किधर ढूंढूं अम्मा को? छुटकी पता नहीं क्या होगा हुआ होगा उसके साथ। वो बेचारी तो मासूम थी, उसे किस बात की सजा दी है उन्होंने? खुदा तूने क्यों? वो उसका तरफ देखते हुए अपनी खुदा से गिला कर रही थी। वो आसमान की तरफ देखते हुए अपने खुदा से गिला कर रही थी। 70 मौत से ज्यादा प्यार करता है ना, तो क्यों हमें सताकर तू आराम से बैठा है? क्यों तुझे मेरी परेशानी नजर नहीं आ रही? वो रोई जा रही थी, दिल ही दिल में अपने खुदा से शिकवे भी कर रही थी। अचानक ही कुछ फासले पर एक 25-30 साल का मर्द आकर बैठा। भूरे बाल, नीली आंखें और रंग दूध की तरह सफेद। जीन्स के पैकेट के ऊपर पैंट के ऊपर पिंक कलर की टी शर्ट पहन रखी थी। होली से खासा सोबर लग रहा था। बस आए तो वो खेलते हुए बच्चों से बात कर रहा था, पर वो मेहताब से कहने लगा, आपकी मम्मा की तरह मैं जानता हूँ, मैंने उन्हें हॉस्पिटल एडमिट करवाया है। यावर ने सबको धमकी दी थी कि कोई भी पुलिस को कुछ नहीं बोलेगा। आपके अब्बा को बचाने के चक्कर में वो आपकी बहन को कहाँ ले गया मुझे नहीं पता चल सका। ये बेंच पर पता लिख दिया है, आप अपनी अम्मी के पास चली जाएं। वो कहकर रुका नहीं था, चला गया। मेहताब जल्दी से उठी, पता देखा, घर भागी, क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी अपनी माँ के पास पहुंचना था। सदफ, सदफ, जी मम्मा इधर आओ यहाँ। जी बोलिए, क्या हुआ मेरी मम्मा को? मम्मा किचन में काम कर रही थी। ज़्यादा बड़ा नहीं था किचन, बिल्कुल छोटा सा था। कैबिनेट तो गैस सिलेंडर के अलावा कुछ नहीं था। बैठने की जगह नहीं थी, खड़े होकर बमुश्किल काम करना पड़ता था। जी मम्मा, रोटी बना ली आपने भी? मुझे बहुत भूख लग रही है, आज भी ड्यूटी पर कुछ नहीं खाया। सदफ, तुम्हें कौन सी बात परेशान कर रही है? नहीं तो मम्मा, आपको गलतफहमी हुई है। सदफ, मम्मा वो अयान ने मुझे प्रपोज किया। अच्छा, ये वही पुलिस वाला है ना? जी मम्मा, तो क्या जवाब दिया उसने? कुछ भी नहीं बोला। अभी तुम्हें अच्छा लगता है वो? पता नहीं मॉम, छोड़ो आप मुझे खाना दो, बात को टालो नहीं। सदफ, मम्मा सोच के बताऊंगी ना, अभी मैं खुद कंफ्यूज हूँ। अच्छी बात है, इत्मीनान से सोच के उसे जवाब देना, जल्दबाजी नहीं होती। ओके, चलो जल्दी से खाना खा लो, फिर सुपरमार्केट तक जाना है। जी मॉम। तैयार हो गई ये लड़की? जी मॉम। जी मोती भाई, उसने अपना अक्स देखा, दुल्हन के रूप में उसको सजाया गया था। दुल्हन बनना हर लड़की की ख्वाहिश होती है, पर बिन ब्याही दुल्हन, और वो भी एक रात के लिए, उसके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। वो जिंदा लाश की मानद होती बाई के साथ चल रही थी। सेठ बड़ा अमीर है, बड़ा पैसा देता है, एक रात उसे खुश करना। चंपा भाई तुझे नोटों में नहला देगी, और अगर शिकायत का मौका दिया ना तो वो हाल करेगी कि मौत को तरसोगी, पर मौत नहीं आएगी। वो चलती हुई उसे समझा रही थी। उसे ले जाकर एक कमरे में बिठा दिया गया, जिसको दुल्हन की तरह सजाया गया। फानूस में मध्यम रोशनी चल रही थी, जगह जगह मोमबत्तियां लगाई गई थी। सेठ के लिए शराब और शबाब दोनों ही मौजूद थे। देखो यही सच्चाई है इस मंडी की, यहाँ औरत रोज मरती है, उसके साथ ही जीना सीख लो कि यहाँ मौत भी अपनी मर्जी से नहीं मिलती। वो उसे समझाते बोली, ये खाना खा लेना, मैं कुछ देर बाद आऊंगी। वो चली गई। वो छत को देखे जा रही थी अपने ख्यालों में। कोई कुछ साल पहले की बात है, तब भी उससे ज़्यादा नहीं बदला था।
यावर इस तरह स्कूल से कॉलेज से कम उम्र लड़कियां उठा लाता, बड़े बड़े इज्जतदार और अमीरजादे जो अपनी बीवियों के साथ ना कर पाते वो हवस इस मंडी में इन मासूम बच्चियों पर निकालते। अक्सर तो लड़कियां कम उम्र की वजह से जुल्म सितम बर्दाश्त न कर सकने पर दुनिया से रुखसत हो जाती हैं और बानो बड़ी बेहिसी से कहती कि फेंक आओ उन्हें किसी कूड़ेदान के गंदे नाले में। अम्मा ये लड़कियों की चीखने की आवाज़ क्यों आती है रात को? आप उन्हें क्यों मरवाती हैं पैसे के लिए? तो फिर मैं भी पैसा कमाऊंगी। नहीं बच्चे, तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें ये दर्द नहीं सहना पड़ेगा, तो काबिल हैं इसके। पानो तुम दोनों को इधर से दूर एक अच्छी दुनिया में भेज देगी आज मैं। और तब भी फ़र्क सिर्फ ये था कि तब मासूम ज़िंदगियों की तबाही का सौदा उसकी माँ करती थी, रात चंपाबाई करती थी। माँ ये दुनिया मगाफत है, अमल है, देखना तेरी बच्ची आज उसके वजूद के चित्रे उड़ा दिए उसने। देखना आज मुझसे हिला तक नहीं जा रहा, जिसम से खून रिस रहा है। शायद आपके गुनाहों की सज़ा के लिए खुदा ने मुझे चुना और ये सज़ा अब मेरी मौत तक है। पता नहीं कब मुझे वो सुकून की मौत मिलेगी जिससे इस दुनिया के लोग भागते हैं, जहाँ पूरा दिन शरीफों की तरह ज़िंदगी गुजार कर रात को जानवर बन के इस मंडी का रुख कर लेते हैं। पापा किधर हैं? भाई आ जाओ, फारिस ऑफिस में है, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो दोनों साथ साथ चलते लिफ्ट से सेकंड फ्लोर पर पहुंच गए थे। सामने ही बहुत ही कुशादा और शाहाना ऑफिस था जिसको बहुत शाइस्तेगी से सजाया गया था। दरवाज़ा खुलते ही सामने चेयरमैन की कुर्सी पर सामने बड़ी सी खूबसूरत नकोश निगार वाली बड़ी सी मेज, जिसके ऊपर लैपटॉप, कुछ फाइल्स दाएं जाने पड़ी थी। एक साइड पर दो पीटीसीएल पड़े थे। सामने एक मगरूर सी बहुत बड़ी फोटो जो शायद उसके पापा की ज़माने की वक्त की थी दीवार पर लगाई गई थी। दरवाजे के साथ डेकोरेशन फ्लावर्स के बड़े बड़े गुलदान थे। दूसरी साइड पर सोफे की कतार और सामने अटैच बाथरूम था। अस्सलाम वालेकुम, आज फारिस में तुम्हारे इंतजार कर रहा था। सलाम का जवाब बड़े हल्के फुल्के मूड में देकर फारिस को बैठने का इशारा किया। आरिश तुम भी बैठ जाओ, आज तुम दोनों से बहुत खास बात करनी है। जी बोली। पापा बेटा, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया। अपने फ़राइज़ से मुंह मोड़ के गला खनखार कर ऐनक साफ करके वो थोड़े ताक़ुफ़ के बाद बोले, मैं चाहकर भी अपनी गलतियों का इज़ाला नहीं कर सकता, पर अब मज़ीद मैं कोई गलती नहीं कर सकता। मैं तुम दोनों का हिस्सा और मिश्री का अलग कर रहा हूँ। आरिश तुम्हें बिज़नेस की समझ-बूझ है, इसलिए बिज़नेस का टोटली होल्डर मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। बाकी बिज़नेस के बराबर मालियत बंगले पैसे तुम्हारे नाम कर दी। तुम जो ज़िंदगी में करना चाहो कर लो। मिश्री के हिस्से की मालियत उसके अकाउंट में जमा करा दी। हो सके तो मुझे मेरे फ़राइज़ से कोताही की माफ़ी दे देना। मैं तुम लोगों का मुजरिम हूँ। नहीं पापा, आप हमसे नहीं, मम्मा से माफ़ी मांगे। मुझे आपसे कोई गिला नहीं। फारिस उठकर गले लग गया। तीनों के आंसू बहने लगे थे। आरिश ने इन दोनों के गले मिलते हुए फ़ोटो लेकर मिश्री को सेंड की। वो जानता था माँ ये देखकर बहुत खुश होगी। माँ आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों इधर? महताब तुम आ गई, तुम किधर थी? माँ क्या हुआ? कैसे? पापा और चुटकी रोते रोते महताब की हिचकी बन गई। 2-4 दिन में ही उसकी माँ की रंगत पीली जर्द हो गई थी। मम्मा मामी न तो पता नहीं क्या लिखा है। बदनसीब बाप की आखिरी दफ़ा दीदार भी न कर पाए। बदनसीब औरत तो मैं हूँ। महताब अपने हाथों से अपने बच्चों की खुशियों का गला घोंट दिया। काश मैंने औरों की बेटियों के साथ इतने जुल्म न किए होते। किसी के आंसू और सिसकियों की सज़ा मिली है मेरी दोनों बेटियों को। पता नहीं छोटी के साथ इस खबीस ने क्या किया होगा। मुझसे मेरी गलतियों की सज़ा मेरी मासूम बच्चियों को मिली है। मैंने इस यतीम के साथ बुरा किया, उसकी इज्जत पामाल करने की कोशिश की और देखो खुदा ने उसे बचा लिया। अपने बनाए हुए कुएं में मैं खुद गिर गई हूँ। अपने बच्चों समेत जिंदा निकलने की कोई उम्मीद नहीं। खुदा ने मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा दी। महताब तुम अब भी गलत राह इख्तियार मत करना। थोड़े पैसों में गुजारा कर लेना। पैसों की लालच दीमक बन के आपके तमाम रिश्ते निकल जाती है। वो सरकारी हॉस्पिटल के एक बेड पर छत को घूर रही थी। उसकी आंखों से पानी निकले जा रहा था। आसपास के बेड वाली औरतें अपनी अपनी बातों में महू थी, अपने अपने औकात पर नर्सें आकर सबको मेडिसिन दे रही थी और वो सिर्फ छत पर लटके बर्फ को देखे जा रही थी और जद रोशनी फैलाई जा रही थी। बेहतियाती में वो घर से निकली तो सामने से आती गाड़ी से टकराने की वजह से उसकी माँ को काफ़ी चोटें आई थी। को हॉस्पिटल छोड़कर चला गया। 2 दिन से बेचारी अकेली ही पड़ी थी। शुक्र है कि आप आ गई। नर्स ने हॉस्पिटल आने के बाद बताया। मम्मा प्लीज़ चुप करें, रोना बंद करें। क्यों आप कुछ आपकी वजह से नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। महताब छुटकी क्या गलती थी? जावर ने उसे बेच दिया होगा। मेरी फूल सी बच्ची पता नहीं किस साल में होगी। मेरे खुदा मुझे माफ़ कर दे, मैं गुनहगार हूँ बहुत बड़ी। मेरे बच्चे पर से मेरे गुनाहों का साया हटा लो। उसके होंठ सूखे वित्पात करते हुए तो वो बार बार होंठों पर जुबान फेर कर उन्हें तर कर रही थी। आंखें अंदर को धस चुकी, रंग भी जर्द माइल हो चुकी थी। आंखों की कटोरियों के गिर्द से हल्के पड़ चुके। वो कहीं से भी रोबदार बानो नहीं लग रही थी जिसके नाम से हीरा मंडी चलती थी, जिसकी एक आवाज़ पर यावर कोसों दूर से भागता हुआ आता। और आज वो सरकारी हॉस्पिटल में लवारिसों की तरह पड़ी थी। सांसें और धड़कन तो चल रही थी, पर इस वाक़ये ने बानो को अंदर तक तोड़ दिया। सच कहा है खुदा ने अपनी सच्ची किताब में कि आज जहाँ हम हैं कल वहाँ हमारे बाप दादा हुआ करते थे और कल हमारे बच्चे होंगे। कोई भी सदा रहने वाली नहीं, हर चीज़ का खानम यकीनी है। तब्दीली तो इसका कायनात का मामूल है, पर यह तब्दीली बहुत से असरात छोड़ जाती है इंसानी ज़िंदगी पर। इंसान अंदर से बिल्कुल चोर हो जाता है। लेकिन माँ यकीन माने, इस खुदा ने अगर इतनी गलतियों और कताइयों के बाद भी हमें बचा लिया है तो यकीनन को मसलहत होगी इसमें भी। आप माफ़ी मांगती रहें, वो गफूर रहीम है, ज़रूर माफ़ कर देगा। खुद को सज़ा मत दें, बस जिसका हक खा रहे हैं ना उसे वापस कर दें, शायद ज़िंदगी थोड़ा सुकून मिल जाए। वो माँ को समझाते उठ खड़ी हुई। आप रुके, मैं डिस्चार्ज पेपर्स लेकर आऊँ, फिर घर से लेकर जाना। वो उठकर चली गई। बानो रोती रही और सोचती रही कि महताब बिल्कुल सच कह रही थी। वो समझदार हो गई थी पहले से बहुत ज़्यादा। ए मेरे खुदा, अब इसके नसीब में कुछ अच्छा लिख दे और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। अम्मा कब से आप खरीदारी करी? वो दोनों सुपर मार्केट में
ग्रोसरी के लिए ग्रॉसरी के लिए आई हुई थी। वो बेचारी से ट्रॉली धकेलती अम्मा के पीछे पैर पटकती जा रही थी। बस एक दो चीज़ें ही रह गई हैं। क्या अम्मा, वो क्या लगा रखी है अम्मा? वो देखो मरियम की तरह पकड़े, ट्रॉली में जाती हूँ उसके पास। वो तकरीबन भागती हुई उसके पास आ रही थी कि अचानक उसे गोलियां चली और अफरा तफरी मच गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अचानक से कुछ घंटे मरियम को घसीटते हुए ले जा रहे थे। भागी, पीछे गाड़ी का नंबर नोट किया, रैयान को कॉल करके सारी सूरत हाल बता दी। वो वापस आई, जिस औरत के साथ मरियम को देखा था इनसे बात करने लगी। आंटी, कौन लोग थे? बच्ची, सबसे पहले मेरे दिलावर को फ़ोन करके बताओ, वो उसे बचा ले। जल्दी करो, वो मेरी बच्ची को मार ही ना दें। चीची करती हूँ, आप परेशान ना हो। उसने फ़ोन देखा, दिलावर को फ़ोन करके आगाह कर दिया। वो घर से निकल पड़ा और उसे ढूंढने के लिए। दिलावर ने अपने सब जाने वालों को फ़ोन कर दिया। पुलिस से भी बात की, गाड़ी का नंबर भी बता दिया। दिया हर चेक दिया हर चेक पोस्ट पर वो नंबर बताया गया। सारी पुलिस अलर्ट हो गई। दिलावर शाह की बहन अगवा हो गई। उसे किसी पल चैन नहीं आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उड़ के मरियम के पास पहुंचे। दीवानावार गाड़ियां भगाते वो और फारी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे। पुलिस भी वहां मौजूद थी। गाड़ी को लोकेशन पता लगते ही गाड़ियां जन से आगे पीछे भागने लगी थी। सदफ को अयान ताकीद कर कर गया था। वो इस आंटी जो मरियम के साथ थी और अपनी मम्मा को लेकर अयान के घर चली गई थी, जहाँ उसकी वालिदा ने बड़ा दरासा दिया। इन सबको खानम तो चाय नमाज लेकर बैठ गई। अरे मेरे परवरदिगार तो बड़ा रहीम और करीम है। तू छिनता है तो बदले में सब्र देता है। तो न सिर्फ हज़रत अय्यूब की आजमाइश ली, बेशक वो सब्र करने में खरे उतरे। ए मेरे परवरदिगार, मैं गुनहगार इंसान हूँ, सब्र की इस पैमाने तक नहीं पहुँच सकती है। मेरे रब, मेरी ही बच्ची को इस आजमाइश में भी खड़ा करना। मुझे तुझ पर कामिल यकीन है, बेशक गैब का इल्म सिर्फ तुम्हें है। मम्मा चलें घर, डॉक्टर ने आपको डिस्चार्ज कर दिया। मेहताब, मुझे नहीं जाना इस घर में, मैं नहीं जाऊंगी, वो मार देगी। गला दबा के, मम्मा मम्मा नहीं मारेंगी वो। मम्मा वो चिल्ला के बोली तो डर के मारे उसने खामोशी इख्तियार कर ली। मम्मा मैं साथ हूँ आपकी, मरियम नहीं है वहाँ, आप परेशान मत हो, तो मेरे साथ ही रहना। वो मेहताब का हाथ पकड़ के बोली ठीक है चलें, डॉक्टर ने पहले ही बोला है कि अचानक हादसे की वजह से इनका ब्रेन मुतासिर हुआ है, उन्हें नॉर्मल होने में कुछ वक्त लगेगा। उन्हें लेकर घर आ गई, उन्हें लिटा दिया। खाना वो साथ ही ले आई थी। अम्मा को यखनी पिला के लिटा दिया और खुद पास ही बैठ गई। उन्होंने मजबूती से उसका हाथ पकड़ा हुआ था। जब वो सो गई तो एक ख्याल के तहत वो मरियम के कमरे में आई। बहुत ढूंढा, एक जगह सदफ का नंबर भी मिल गया, उसने मिलाया। हेलो जी, रिपीट एपिसोड शुक्र। देखा, आ गई ना चिड़िया हाथ में, कब तक भागोगी? तुझे यावर का पता नहीं, पताल से भी ढूंढ लाता है यावर। तुझे क्या लगा था यावर भूल जाएगा अपनी बेइज्जती? यावर कभी नहीं भूलता। तूने यावर को ठुकराया, सोचा था ना घर की मालकिन बनाऊंगा, पर तूने तूने मुझे दुनिया से रुखसत करने का सोचा था। पर यावर मर भी जाता ना तो रूह बनकर तुम्हारे पीछे लगा रहता। कितना ढीठ है। वो जोर जोर से हंस रहा था, काला रंग और हंसते हुए पीले रंग के दांत और उसे डरा रहे थे। वो और ही किसी मखलूक का हिस्सा लग रहा था। उस्ताद, उसे बेचना नहीं। बेचूंगा बेचूंगा जरूर बेचूंगा। वो मरियम के बहुत करीब आ गया, उसके गाल को छिछोरों की तरह छूने लगा। पहले खुद तो मजे ले लूं उसके। उसने ख्वाब के मारे मुंह फेर लिया था और खुद में सिमटने लगे, फिर बीचों बेचूंगा। वो उस्ताद तो बड़ा ही है, जानता हूँ, बड़ा हरामी हूँ। वो मुझसे खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, पर बेसुधर। अरे ना मेरी चिड़िया, अपने हाथों से पंख बना के वो उड़ने के तरीके से उसके पास आया था। ऐसी फुरफुराओगी तू, इन प्यारे प्यारे हाथों पर जख्म आ जाएंगे, फिर मैं चूमूंगा कैसे? शर्म से उसने मुंह ही नीचे कर लिया। यावर प्लीज छोड़ दो मुझे, जितने पैसे बोलोगे तुम्हें दे दूंगी। अरे वाह, पैसे की बात करती है, पैसा बहुत है मेरे पास मेरी सोनी। पैसे देगी मुझे? वो तो तेरी बहनों की जिसम फरोशी के बड़ा कमा लिया। तेरी वो जो चुटकी बहन है ना, 10 लाख में बेचा उसको। तेरे तो आराम से चंपाबाई 30 लाख दे देगी। चुटकी क्या 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 तूने चुटकी के साथ? खबीस इंसान, मामू बोलती थी तुझे। लानत है तुझ पर। यावर ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन दबोच ली। अबे क्या बोलती? छोड़, मुझे दर्द हो रहा है, बहुत जुबान चलानी आ गई ना, तुझे काट दूंगा। रात को किसी को दिखाने के लायक नहीं रहेगी। अब जो करना है ना इसके साथ करो उस्ताद, फिर बेच कर उसे अपनी मगजमारी खत्म करें। अरे रात तो होने दे। अच्छा, गाड़ी में साड़ी पड़ी है, लेकर आओ, उसे पहनाएं। क्या उस्ताद, साड़ी की क्या जरूरत? अबे पहला प्यार है मेरा, एवं थोड़ी ना रात मनाऊं। शादी ना सही तो क्या हुआ, पूरे जतन करूंगा। जी उस्ताद। या अल्लाह, इस खबीस ने मेरी बहनों के साथ क्या गलत किया, उसको माफ़ मत करना। चुटकी तो अभी छोटी थी, उसे इस पर भी तरस नहीं आया। अल्लाह हिफाजत कर, मेरे बचा ले मुझे। ये लो उस्ताद साड़ी। अब तो ने बट टेस्ट, तो मुझे तो भूख लगी है, मैं शाम में आऊँगा। ठीक है जाओ, अब रात को उसके लिए कुछ अच्छा सा लेकर आना खाने के लिए। जी उस्ताद। वो चला गया। ये ले साड़ी पहन ले और खूब तैयार हो जा। मैं नहीं पहनूंगी, 10 मिनट दे रहा हूँ, वरना खुद सब करूँगा। वो हाथ खोल के बाहर चला गया, दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी। वो उठी, भागती उसने दरवाज़ा देखा, दरवाज़ा लगा के वो सर पकड़ के बैठ गई। उसने इधर-उधर देखा, बहुत बड़ा हॉल नुमा कुछ था, शायद गोदाम था। जगह-जगह जाले लगे थे। 2-3 बल्ब अपनी ज़द रोशनी से खूब अंधेरे में कमी कर रहे थे। सामने 2-4 पाइयाँ पड़ी थी और एक टीवी भी लगा हुआ था। 3-4 कुर्सियाँ और बहुत सारी रस्सियाँ पड़ी थी, शायद वो इधर ही लोगों को किडनैप करके रखते होंगे। हर तरफ चल के देख लिया, कहीं कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आया। वो नीचे बैठ के रोने लगी।
दुआ करो फ़ारिस वो सही सलामत मिल जाए, उसके साथ कुछ बुरा ना हुआ हो, खुदा उसे अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। दोनों ने यकजान होकर आमीन बोला। फ़ारिस का फ़ोन बजने लगा, उसने फ़ोन देखे बिना कान से लगाया। दूसरी तरफ उसके पापा थे। फ़ारिस पापा। थोड़ी खामोशी के बाद उसके पापा खुद ही बोल पड़े। फ़ारिस तुम रो रहे हो, क्या हुआ मेरे बच्चे, सब खैरियत तो है ना? पापा। वो बात काटते हुए बोला, पापा वो बहुत मासूम है, उसे डाकू उठाकर ले गए, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, बहुत प्यार करता हूँ। वो फूट फूट के रोने लगा। दिलावर ने पास आके फ़ोन पकड़ा। अंकल की आवाज़ आ रही थी। बेटा कौन है वो, बताओ भी। फ़ारिस। फ़ारिस। अंकल। वो दिलावर। क्या हुआ फ़ारिस को, क्यों इतना रो रहा है ये? वो दिलावर की बात काट कर बोलने लग गए। अंकल दुआ करें मरियम हिफाजत हमें मिल जाए, बाकी हम आपको घर आकर बताएंगे। कुछ देर रोने के बाद उसे याद आया कि यावर बोल गया था कि अगर कपड़े नहीं बदले तो मैं खुद बदल दूंगा। वो उठ के कपड़े बदलने लगी। वो लाल रंग की साड़ी थी जिसमें उस किसी भी तरह के मेकअप से आरी चेहरा और सफ़ेद रंगत पर रोने की वजह से आंखों की सुर्खी से और भी साजिब नजर बना रही थी। वो परी लग रही थी इस रूप में भी। उससे अपने खुदा की ज़ात पर यकीन था। वो जानती थी खुदा उसकी मदद ज़रूर करेगा। अरे हूर कैसी हो अब? छुटकी को चंपा ने हूर का खिताब दिया था। अभी से पूरे हफ्ते में एक दफ़ा ही चंपा पाई ने जिस्म फरोशी के धंधे पर भेजा था। अभी तक 2 दिन बाद भी जख्म पूरी तरह नहीं भरे थे। जख्म तो ठीक हो जाएंगे पर रूबी जो टीसें दिल में उठती हैं ना उनका क्या करूं? आदत हो जाएगी इनको सहने की भी। आहिस्ता आहिस्ता चलो, आओ खाना खाए। ना चाहते हुए भी वो उठ गई। जल्दी जल्दी गाड़ी चलाओ, लोकेशन समझाते अयान ने बोला। उन्हें किसी ने इस गाड़ी को आखिरी दफ़ा एक गोदाम से निकलते देखा था। वो उधर ही जा रहे थे। ये गत्ते की फैक्ट्री थी जिसमें आग लगने के बाद बंद हो गई थी। सबने गाड़ियां दूर खड़ी कर दी थी और चुपके चुपके वहां जाने लगे। अंदर ज्यादा रश नहीं था। 2 आदमी बाहर पहरा दे रहे थे। रात की तारीकी की वजह से वो ये जान ही नहीं सके कि पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। पूछताछ करने पर पता चला कि अंदर सिर्फ यावर है और मरियम अंदर ही है। दरवाजा खुला ही था। वो बगैर आवाज के अंदर दाखिल हो रहे थे। यावर के बहुत करीब पहुंचने पर उसे पता चला कि पुलिस आ गई है। वो मरियम को बेड पर लेटाए जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की पर फारिस ने पकड़ लिया और उसे मारना शुरू किया। दिलावर मरियम के पास पहुंचा, अपनी चादर उसे दी और सर पर हाथ फेर कर खुदा का शुक्र अदा किया कि उसकी बहन ठीक है। वो डर के मारे चिमटी हुई थी दिलावर से दिलासा दे रहा था और फारिस तरसती निगाहों से उसे देख रहा था। पुलिस ने गोदाम को अच्छी तरह तलाशी ली, कुछ भी नहीं मिला। शायद सिर्फ अगवाकारी के लिए इस गोदाम को इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस वालों के साथ अयान ने यावर और बाकी मुल्जिमान को भेज दिया और खुद मरियम फारिस से दिलावर के साथ घर की तरफ रवाना हो गया, जहां सदफ और बाकी घर के तमाम लोग इनका इंतजार कर रहे थे। मरियम मुसलसल रोए जा रही थी और दिलावर उसे थपकी देकर चुप करवा रहा था। आज मरियम के खो जाने पर उसे ऐसा लग रहा था कि आज फिर आसमान अकेला हो गया। वो बिल्कुल सगी बहनों की तरह उसका और उसके बच्चों का ख्याल रखती। पहली दफा जिंदगी में रोकर दिलावर ने किसी की जिंदगी और हिफाजत की दुआ मांगी थी। जब से खानम ने मरियम के अगवा होने की खबर सुनी, वो चुपचाप बस दुआ किए जा रही थी। आंसू गालों पर बहे जा रहे थे। सदफ ने 2-3 दफा जायनमाज से उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बस दुआएं मांगे जा रही थी। दूसरी तरफ रिजवान भी बहुत ज्यादा परेशान था। खाने के नाम पर एक नवाला भी नहीं ले रहा था। ऊपर से दिलावर की माँ भी बहुत परेशान थी। सदफ की माँ उन्हें तसल्ली दे रही थी। जैसे ही अयान का फोन आया, सदफ ने फौरन फोन अटेंड किया। बोलो अयान, मरियम मिली कि नहीं? हाँ मिल गई है। कैसी है? कुछ चोट तो नहीं आई? सब ठीक है ना? परेशानी की कोई बात नहीं है ना? एक तो तुम्हारी नॉन स्टॉप बातों पर बड़ा गुस्सा आता है। मुझे बोलती हो तो बक बक बंदी नहीं करती। पता नहीं पूरी जिंदगी कैसे बर्दाश्त करूंगा मैं। बस बस फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। सीधी बात बताओ। तुमने सीधी बात तुमने बताई सीधी बात। ये वक्त है ऐसी बातें करने का? क्यों वक्त को क्या हुआ? मेरी बहन मिली है, खुशी का मौका है। हाँ बाय। क्यों? फोन बंद करो। जब बात करने को दिल है तो कर लो ना। खुशफहमी में मत रहा करो। मुझे क्यों खुशफहमी क्यों होने लगी? मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हाँ इसीलिए कब से कॉल नहीं काटी, क्योंकि तुम बात कहीं करना चाहती थी ना। जलेबी भी तो तुम लड़कियों से सीधी होती है। वो दांत होंठ दबा कर रह गई। सजी तो कह रहा था कॉल तो मैं भी काट सकती थी। लंबे सिकत के बाद अयान की आवाज उभरी थी। ओए जी फरमाइए, दुल्हन बनोगी मेरी? हाँ। ओ शिट सॉरी बाय। पता नहीं। इतनी जल्दी उसके पूछने पर वो बेतुकी जवाब देकर फोन बंद कर गई और अपनी बेतरतीब सांसों को दुरुस्त करने लगी। कॉल कट ऑप्शन देखकर अयान की हंसी निकल गई। पूरी जिंदगी उसे बक बक मशीन की सुनना पड़ेगी। पता नहीं कैसे कटेगी ये जिंदगी जब 2 पागल मिल जाएंगे। फोन लेकर अंदर चली गई और सोफे पर खड़ी हो गई। ममा ने आंखें भी निकाली पर सदफ कौन से किसी से डरने वाली थी। बोलने लग गई, सुनिए 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 मेहरबान कदरदान, और जरा गौर से सुनिए। खानम जी के पोते मैदान जंग फतह कर कर उनकी पोती को बचा के ला रहे हैं। सच्ची में? रजवान की आवाज सबसे पहले आई। नीचे छलांग। मम्मा ने आंखें भी निकाली पर सदफ कौन से किसी से डरने वाली थी। बोलने लग गई, सुनिए 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 मेहरबान कदरदान, जरा गौर से सुनिए। खानम जी के पोते मैदान जंग फतह कर कर उनकी पोती को बचा के ला रहे हैं। सच्ची में? रजवान की आवाज सबसे पहले आई थी। नीचे छलांग मार के सीने पर हाथ रखकर वो झुककर अदब से बोली, जी सुल्तान आला, कनीज झूठ नहीं बोल रही।
सदफ फूफो जल्दी से खाना दें, मुझे मेरी फूफो नाराज़ होंगी। अरे वाह, इतना बोला मेरा तो नहीं मानी। मेरी फूफो है ना, लेकर आती हूँ मैं। सबके चेहरे खुशी से तमतमा उठे थे। घर पहुंचने तक मरियम काफ़ी संभल चुकी। जैसी गाड़ी फारिस ने दरवाज़ा खोला, बस 1 मिनट के लिए दोनों की आंखें उसकी आंखों की शिद्दत और तशंगी की तपिश से अंदर तक पिघला रही थी। उसे अपना आप डूबता महसूस हुआ। उसने जल्दी से निगाहें नीचे कर ली। अयान का घर भी काफ़ी खुला और बड़ा था। वो चलते हुए गैराज से राहदारी में आए। सामने सदफ मौजूद थी। जल्दी से मरियम के गले मिली थी और ज़ोर से चीख लगाकर बोली, चीख मार कर बोली, कितने दफ़ा हो गई थी, पता है कितना तलाश किया तुझे मैंने, दिल तो करता है टांगे तोड़ दूं तेरी। बंदे को थोड़ी तो शर्म होती है, कोई फ़ोन भी नहीं कर सकती। एक तो पटर पटर में मेंढी की बोल जाती, किधर खड़े हैं, हटो पीछे, बात में गिले शिकवे कर लेना। तुम जब तक टांग ना घुसाओ मेरी बात में, तुम्हें सुकून नहीं मिलता। आओ मेरी तुम। वो उसे लेकर आगे बढ़ गए। पता नहीं मेरा क्या बनेगा, प्यार भी हुआ तो किससे, सच कहते हैं प्यार अंधा होता है। वो दोनों उसकी बेचारगी से की गई बात पर हंस दिए थे। मरियम अयान की मम्मा और सदफ की मम्मा से गले मिली। उन्होंने बहुत प्यार किया और ढेर सारी दुआएं दी थी। फिर आगे बढ़कर वो अबूजान को, जो कि दिलावर की माँ थी, उनके गले मिलवा बहुत रोई। दिलावर ने आगे बढ़कर उन्हें तसल्ली दी। दिलावर, मुझे ऐसा लगा कि आज फिर खुदा मुझसे मेरी बच्ची छीन ले गया है। मैं अपने खुदा की बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं अपने खुदा की बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उसने मेरी पाक दामन बच्ची के दामन को साफ रखा। हाँ हाँ, आसमान वाले का जरूर शुक्र अदा करें, पर इस ज़मीन वाले का भी शुक्रिया अदा करें ना। उन्होंने पूरी जान लगा दी मेरी बच्ची को बचाने में। हाँ बच्चा, बात तो सच्ची कर रहे हो। बच्चे, तुम पारसा माँ के बेटे हो, खुदा तुम्हें बहुत खुशियाँ दे। आंटी अब दुआ करें मेरी होने वाली बीवी को अकल आ जाए। जब से अयान ने सदफ को प्रपोज किया था, उसके बाद आज अयान का इससे सामना हो रहा था। वो जानबूझकर उसे बार-बार सता रहा था और वो उसकी मायने की इस बातों से खजल हो रही थी। खुदा तुम्हारे नसीब में नेक लड़की लिखे और जल्द से जल्द तुम्हारी शादी हो जाए। आमीन आंटी, पर पहली दुआ कुछ ठीक नहीं हो सकती क्योंकि मुझ गरीब पर चुड़ैल जैसी लड़की का साया हो चुका है जो सारी जिंदगी मेरा खून पिएगी। दूसरी दुआ भी खुदा जल्दी पूरी करेगा। वो पैर पटकती किचन में चली गई। अयान अंकल जी बोली, बेटा आप इन्हीं से शादी कर लो, सदा फूफो में सारी क्वालिटीज हैं। बुरी बात है रिजवान, वो आपसे बड़ी हैं। आगे बढ़कर उसने रिजवान की पेशानी चूमी। सॉरी फूफो, आपने खाना खाया जी, और मैंने मेडिसिन भी खा ली हैं, परेशान मत हो। बालों में हाथ फेर कर उसने बोला, वेरी गुड, चलें फूफो। किधर चले ना, वो खींचे हुए उसे अपनी व्हील चेयर घसीटते ले गया। आपके लिए सरप्राइज है। वो उसके साथ चल पड़ी। अभी हॉल खत्म भी नहीं हुआ था कि सामने से खानम आ रही थी। वो खानम को देखकर खुशी से भपर गई। उसके मुंह से खुशी की लहर जो आई थी वो देखने के काबिल थी। वो भागकर खानम के गले लग गई थी, बस खामोशी से रोई जा रही थी। खानम प्यार से उसे थपकियां लगाते अपने अजीम निशान रब का आंसुओं के जरिए शुक्र अदा कर रही थी। दिल ही दिल में उसकी सलामती पर अपने इस प्यारे खुदा का शुक्र अदा कर रही थी जिसने इंसान को बड़े ही प्यार से बनाया और दुनिया की हर चीज पर इंसान को फोकियत दी। चुप कर मेरे बच्चे, बस चुप कर। ये हमारे इम्तिहान की घड़ी थी। खुदा ने सरखुरू कर दिया तुम्हें, और जीत पर होते नहीं शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इस काबिल समझा। वो तो 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है अपने बंदे से। वो कैसे मेरी बच्ची की इज्जत और नामों पर आंच आने देता। और दिलावर को उस औरत के चेहरे की तरफ देखकर अजीब सा सुकून मिल रहा था। उनके लहजे का ठहराव, उनके किरदार की मजबूती, अपने खुदा पर अंधा एतमाद, ऊपर से पूर्ण चेहरा उन्हें पूरे हॉल में सबसे मुनफरिद बना रहा था। बाकी सबके साथ वो भी सोफे पर आकर बैठ गई। अभी सब खुश थे और आपस में गप्पे लगा रहे थे। दिलावर भी खानम के पास आके बैठ गया। खानम बड़े प्यार से उनसे बात करने लगी। मरियम ने घर से निकलने से लेकर दिलावर के घर तक की सारी कहानी उसे बता दी। बड़ी खुशदिली से खानम ने उनका शुक्रिया अदा किया। अयान और फारिस एक सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे। फारिस बार बार नजर चुरा कर मरियम को देख रहा था। अरे बस कर, सीधे से क्यों नहीं बोल देता। उसे जाकर सड़क छाप रोमे वाली हरकतें क्यों कर रहे हो। डर लगता है कहीं दिलावर बुरा न मान जाए। नहीं मानेगा यार, तुम कोशिश करो। खानम, बेशक मरियम पर आपसे ज्यादा किसी का हक नहीं। आप उसके लिए जो सोचेंगी ना वो सबसे ऊपर होगा। पर आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बोलो बेटा, आप मुझे मरियम दे दें। आधी बात करके जानबूझकर वो सबकी तरफ देखने लगा। फारिस का मुंह सबसे ज्यादा खुला था इस बात पर। खानम, मुझे मरियम चाहिए, भाई जैसे दोस्त के लिए। वो उठकर फारिस के पास गया और उसे लेकर खानम के पास ले आया। खानम, एक लड़की के माँ बाप के लिए सबसे अहम बात यह होती है कि उनकी बेटी बहुत ज्यादा खुश रहे और उनका जीवन साथी उनकी इज्जत। खानम, ये पागल मरियम को बहुत पसंद करता है, और आज तो जान की बाजी भी लगाने लगा था। फारिस ने मुंह नीचे कर लिया। मरियम भागकर किचन में सदफ लोगों के पास चली गई। खानम, इस बंदे की भी मैं गारंटी लेता हूँ, बंदा कमाल का है, और अगर खराब हुआ तो मरियम के ये 2 भाई हैं ना उसके प्रोजेक्ट सेट करने के लिए। इन तीनों के साथ खानम भी मुस्कुराती। उन्हें बहुत खुशी हो रही थी। तशक्कुर से उनके आंसू निकलने लगे। जो खुशी मरियम के बचपन से आज तक नहीं मिली थी, जिसके लिए वो तरसती थी, आज खुदा ने उसके दामन भर दिया। मुझे तुम लोगों पर भरोसा है। तुम अपने माँ बाप को लेकर आना, निकाह की डेट फिक्स कर लेंगे। अरे वाह। खाना, मुझ गरीब पर भी रहम कर दो। बेचारी पर कहने की वजह से वो दोनों हंस दिए थे। सुनो सुनो सुनो, वो कुर्सी पर चढ़कर बोलने लगी, हाथ को माइक बनाते हुए। किचन की मलकाओं का हुक्म है, खाना तैयार है, सब खाना खा ले। हुक्म किया दूली पर सजा मिलेगी सबको। अयान फिर से बोला, अगर सजा शादी की सूरत में हो तो हम तैयार हैं। वो भाग गई और वो तीनों खानम के साथ डाइनिंग टेबल पर आ गए थे।
जहाँ तरह तरह के खाना लगा हुआ था। मरियम दिली दिल में अपने खुदा का शुक्र बजा ला रही थी कि उसने बहुत नवाजा है उसे। फारिस शुक्र है खुदा का वो मिल गए। आप कब मिला रहे हो जो हमारी बहू हमें हमारी बहू से? पापा अब आप लोग चलोगे तो वो आएगी ना? देखा आपने पापा भैया को कितनी जल्दी है भाभी को घर लाने की। जल्दी तो मुझे भी है मिशु बेटा, मैंने तुम सब लोगों को साथ बहुत बुरा किया। मैं कल ही जाकर खानम से बात करूंगा। जितनी जल्दी हो सके मैं अपने बेटे की खुशियां घर लाना चाहता हूँ जी, इंशाल्लाह जरूर। फारिस कल चलते हैं उनके घर, बता देना अपने दोस्त को। जी पापा। अम्मा उठे खाना खा लेना। मेहताब जब से अम्मा को हॉस्पिटल से लेकर आई थी वो फिर से वहशत में थी। बार बार डर के चिल्लाना शुरू कर देती, अजीब अजीब बातें करती थी। डॉक्टर ने बोला था कि उनके जहन इतने बड़े हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसलिए ऐसी हरकतें कर रही हैं। वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी। पर मेहताब वैसे तो बहुत अच्छे तरीके से माँ को संभाल रही थी, पर घर को चलाने के लिए पैसे की जरूरत थी जो उसके पास बहुत कम था। वो बहुत परेशान थी कि अगर वो नौकरी करे तो माँ का ख्याल कौन रखेगा। बस इसी परेशानी में वो घुले जा रही थी। ऊपर से माँ का इलाज भी चल रहा था। काफी मेडिसिन तो हॉस्पिटल के अंदर से ही मिलती थी, पर ज्यादातर बाहर से भी लेनी पड़ती। अम्मा चलें उठे ना, खाना खा लें, फिर मेडिसिन भी लेनी है। काश दादी और मरियम का कहीं पता चल जाए। उनसे माफी के बाद अम्मी के दिल को सुकून आ जाएगा। दादू चाची बाकी सब कैसे हैं? आप यहाँ कैसे पहुंची? बच्चों, उन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी। तुम्हें भगाने की वजह से मुझे 4 दिन तक भूखा रखा। सफेद दुपट्टे के पल्लू से आंखें रगड़े हुए आंसुओं को साफ करती दादी इसकी बात का जवाब दे रही थी। चचा ने कुछ नहीं किया, वो ऐसे कैसे कर सकते थे आपके साथ? खानम खानम को रोते देखकर वो भी रोने लगी, हिचकी बन गई। बच्चे किसी की कोई गलती नहीं, मेरी तरबियत थी। लाड प्यार में मैं हमेशा गलत भी उसका साथ दे देती थी। तेरे दादा वो मुझे समझाते, पर मैं फिर भी तेरे चचा का साथ देती थी। पर दादू आपने तो इतने अच्छे काम भी तो किए हैं ना, तो फिर क्यों बच्चे बाज़ औक़ात अल्लाह ताला अपने चाहने वालों का इम्तिहान लेते हैं। जितना बड़ा इम्तिहान पास करो उतनी बड़ी डिग्री। खुदा ने मुझे बहुत दिया, मैंने दिल से उन्हें माफ़ कर दिया। तुम भी कर दो, दिल को बहुत सुकून मिलेगा। तुम अक्सर परेशान रहती थी, देखो खुदा ने कितना बड़ा नाम दिया है तुम्हें। उसके बालों में उंगलियां फेरती दादू बड़े प्यार से समझा रही थी। इनाम उनकी गोद में सरक के वो लेटी। हाँ बजे तुम्हें 2 भाई दिए जो तुम्हारे लिए हर वक्त जान न्यौछावर करते हैं। फूफो बन गया, फिर 2 माएँ। अगर इस दिन तुम किसी गलत हाथ में चढ़ जाती तो खुदा ने तुम्हें महफूज रखा। तुम बस इस बात के लिए इसका शुक्रिया अदा करो। जी खानम, एक इंसान के बारे में तो आप भूल ही गई जिसे सबसे बड़ा इनाम मिला। देखा खानम, ये बाय वाला मुझे मेंशन कर रहा है और आप तो सदफ को भूल ही रही हैं। वो सोफे पर बैठी दिलजमे से इन दोनों की बातें सुन रही थी। ऐन की बात के जवाब में बोली, तुम तो चुप ही रहो मैडगी, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा। खानम का लिहाज करते हुए खामोशी ही रही, फिर मुंह में बुड़बुड़ाना ना भूली। मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि बंदर कुछ अच्छा बोलेगा मेरे बारे में। वो उसकी बड़बड़ाहट नजरअंदाज करते अंदर आया। मरियम भी उठ के बैठ गई। वो खानम के दूसरी तरफ आके बैठ गया। खानम, उसका सबसे बड़ा नाम फारिस है। आपको पता है इससे अच्छा नेक शरीफ और इतना चाहने वाला शौहर शायद ही किसी को मिलता है। मेरी बीवी बहुत खुशनसीब है। वो लहजे में ढेर सारा प्यार समो के मरियम से बात कर रहा था। सॉरी मेरी बहन। सदफ की जुबान में फिर खुजली हुई थी। देखो कितनी मोहब्बत टपक रही है मेरे लिए, जहर उगलता है। उसने खुसर-फुसर किया, यानी सुन लिया और वो बोला, खास लोगों के लिए खास लहजा होता है। तुम नहीं समझोगी, तुम्हारा दिमाग तो है ही नहीं। खानम देख लो आप, मैंने अब इधर आना ही नहीं है। क्यों नहीं आना भई? अयान सुधर जाओ, अभी मेरी बहू का घर है। क्यों सदफ, अब हम दोनों मिल जाएंगे ना। तंग किया तो खाना पीना सब बंद। सदफ बाहर भाग गई थी। अयान भी सबके साथ मुस्कुराने लगा। अच्छा खानम, वो फारिस घर वाले कल आना चाहते हैं मरियम को देखने के लिए। मैंने दिलावर को भी बता दिया। वो कहता है कि जैसे खानम बोले वैसा कर लेंगे। मरियम भी चाय बनाने के बहाने उठ गई। बच्चे बोल दो कल आने के लिए, उसकी बात तय हो गई तो तेरे पापा कहते हैं तुम दोनों की जल्द से जल्द शादी करनी है। मैंने तो दिलावर तेरे पापा से बात की, वो कहते हैं कि मंगनी के चक्कर से बेहतर निकाह है। बाकी जो सोने रब की मर्जी। अरे वाह दादी शादी, अरे वाह दादी शादी। देखा खानम, 1 मिनट भी आपके पोते का उसके पकड़ नहीं गुजरता और इस बेचारी को हर वक्त तंग करता रहता है। मामा, उसे भी आदत है मेरी बातें सुनने की। देखा देखना थोड़ी देर बाद फिर आ जाएगी। शुक्र है खुदा का। यान वो सादा मिजाज बच्चे, खुदा का शुक्र करो जी खानम। वो किचन में आ गई थी। हालांकि सारा काम अयान की मामा और सदफ की मामा ने मेहमानों के आने से पहले ही कर दिया। और फिर भी वो बहुत नर्वस थी। पहली बार उसे कोई देखने आ रहा था जब सब घर में मौजूद थे। दिलावर, लाला, रिजवान, अयान, अबू जान, अयान, पापा, मम्मा, सदफ और उसकी मामा। कमरे में सदफ उसे बहुत तंग कर रही थी। वो भागकर उधर आ गई और सदफ उसके पीछे इधर भी आ गई। मरियम आज बहुत ही सादगी के साथ तैयार, बेबी पिंक कलर का सूट और मेहरून कलर से थोड़ा थोड़ा बॉर्डर पर एम्ब्रॉयडरी का काम हुआ हुआ था। ऊपर मेहरून दुपट्टा जो सलीके से उसने सर पर ओढ़ रखा था। बाल गीले होने की वजह से पोनीटेल कर कर उसने छोड़े थे जो उसकी शर्ट जितने लंबे थे, जिनको वो अक्सर कवर रखती थी। बिल्कुल साफ मेकअप से आरी धुला हुआ चेहरा, वो सच्ची में मासूम सी परी लग रही थी। सदफ को उस पर बहुत प्यार आया था। दिल ही दिल में उसकी बलाएं ली। अरे वाह, हमारी दुल्हन बीबी बहुत इधर बैठी है। सदफ यार अब बस कर दो, बस एक दफा बता दो क्या सोच रही हो दिल में, कहीं गाने तो नहीं बज रहे। वो बैठ के टेबल बजाने लगी और पूरे राग में गाने लगी थी। बिना सोचे कि वो भी ससुराल में बैठी है। माही आवेगा ते फुल्ला नाल धरती सजावांगी, ਉਹਨੂੰ दिल वारे रंगे पलंग ते बिठावांगी, चलांगी भग्गी भग्गी थे पता नहीं क्या।
और क्या तुम्हारा गाना सुन के प्रिंस चार्मिंग ने आना था? वो टेबल पर सामने आके बैठ गया। अब मेरे लिए ना गाना गाओगी तो आऊंगा ही नहीं। वो तो शर्म से लाल पीली हो रही थी। अब सदफ और अयान की तकरार से महसूस हो रही थी। आए पा अरे पागल हो गए हो क्या? भरम है तुम्हारा? तुम्हारे लिए पलंग बिछाऊंगी मैं क्या? तुम्हें तो पानी में डुबकियां लगवाऊंगी। अरे पागल लड़की, माने कि तुम मेंढी की हो, पर तुम्हारी शादी का तो एक खूबसूरत हैंडसम और खूबसूरत नौजवान से हो रही है, तो पलंग बिछाना ही पड़ेगा ना। अरे वाह, शक्ल देखिए आईने में, बंदर भी खूबसूरत है तुम। अरे लड़की, हर वक्त तुम्हें जानवर ही नजर आते हैं, इसलिए तो जानवरों वाली हरकतें करती हो। वो पीछे खड़ी पेट पकड़े हंसी जा रही थी। अरे क्या हर वक्त लड़ते रहते हो? सदफ की माँ सदफ के हाथ में छुरी देखकर उसे डांटना। ऐसे छुरी सीधी करते हैं सदफ, दिन ब दिन तुम बच्चों से बदतर होती जा रही हो, कब बड़ी होगी? अरे क्या समधन जी, आप बच्चे हैं ना, उनकी हंसी मजाक से घर में रौनक होती है, आप परेशान मत हुआ करें। आया मेहमान आ गए हैं। अयान की खीखी पर सदफ को बड़ा गुस्सा आ रहा था। जैसे ही दोनों की माँ इधर से उधर गई, उसने जोर से अयान के बाजू पर चुटकी काटी। अरे काट लिया पागल लड़की, आया बड़ा मजा खीखी करते। अम्मा लोग अपने बच्चों की तारीफ के पुल बांधते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। फारिस मेरे दूसरे दोनों बच्चों से अलग है। मेरी वजह से जिद्दी हो गया, क्योंकि मैं कभी उसे समझ ही नहीं पाया। बहुत काबिल, मुखलिस और वफादार इंसान है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अब की बच्ची की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा मेरा फारिस। फारिस बहुत इज्जत करता है मरियम की, मोहब्बत भी। मैंने तो बच्ची को बिना देखे हाँ बोल दी थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा फारिस हीरा ही पसंद करेगा। और देखो, मेरा बच्चा हूरों जैसी बहू ढूंढ लाया माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचा। फिर यहाँ आकर आप लोगों का खलूस और फिर अपनी प्यारी सी बच्ची देखकर मेरे दिल को सुकून मिल गया। अब आप जैसे ही मैं अपना फैसला सुना है, हम रसम अदा कर लेंगे। सारे हमवतन गोश्त बात सुन रहे थे। मरीम जो कि चाय लेकर आई थी ना, फारिस की अम्मा ने उसे सोफे पर अपने पास ही बिठा लिया। बेटा, खुदा के बाद अगर इस दुनिया में किसी पर भरोसा करती हूँ तो वो आयान और दिलावर है। उन्हें फारिस में कोई कमी नजर नहीं आई। वहाँ की सुख दुख तो किस्मत की बात है, मुझे ये रिश्ता कबूल है। ओहो, एक तो हर बात समझानी पड़ती। कोई मिठाई शिटाई लेकर आओ। बिस्मिल्लाह करो। फारिस की माँ वो उठकर मरियम का माथा चूमने लगी। मैं तुम पर कुर्बान जाऊं, तुम मेरी जान की जान हो और मुझे बहुत प्यारी हो। फिर उसके हाथ पकड़कर कंगन डाल दिए। लीजिए, मंगनी की रस्म तो पूरी हो गई। आंटी साथ बैठी ना, फोटो लें। सदफ उनकी तस्वीरें मोबाइल के कैमरे में कैद करने लगी। अम्मा आप दोनों बड़ी हैं। फारिस के अबू दिलावर की माँ और मरियम की दादी से बोली, आप लोग शादी की तारीख दो भाई, हम अपनी बेटी को घर लेकर जाना चाहते हैं। नहीं तो भाई फारिस का काम में ध्यान ही नहीं लगेगा। मरियम इधर हुई तो फारिस शर्मा की नजर नीचे कर गया। लो भाई, हमारे दुल्हा भाई शर्माते भी हैं। अयान बोला, हाँ तो क्या सब तुम्हारी तरह बेशर्म होते हैं? सदफ की जुबान में खुशरी हुई। क्यों, क्या मैं वाइफ के साथ रेडीमेड बच्चा लेकर आया हूँ जो बेशर्म हूँ? मरियम शमास का सिमट गई। मैं चाहती हूँ इस जुम्मे हम बच्चों का निकाह कर लें, फिर उकसी धूमधाम से कर लें। और अयान और सदफ की सिर्फ मंगनी कर देते हैं, 4-5 साल बाद शादी कर देंगे। हाय मैं मर गया, और दादी बूढ़ा करोगी क्या? दान गिर जाएंगे। मेरे खुदा का खौफ करो। सब उसकी एक्टिंग पर हंसने लगे थे। अयान को उन सबकी शरारत समझ आ गई तो वो भी खजल सा हंसने लगा। अरे क्यों नहीं, बहन के साथ तेरी भी कर देंगे ना, तू क्यों परेशान हो रहा है? जैसा आप बोले अम्मा, हमें कोई एतराज नहीं। चलो उठो लड़कियों, खाना लगाओ सबके लिए। मरियम, सदफ और सदफ की माँ उठ गई, चली गई थी। मिशी भी साथ चली गई। मिशी बहुत अच्छी थी। वो मिशी को घर दिखाने के लिए गई थी। सदफ भी बताई जा रही थी। मरियम खामोशी से उसकी तकलीद कर रही थी। अरे भाभी, आप भी तो कुछ बोले। मेरा भाई अच्छा नहीं लगता क्या? सदफ को आंख मारकर संजीदा संजीदा लहजे में गोया हुई। अगर फारिस भाई आपको अच्छे नहीं लगते तो मैं भी अभी जाकर सबको बोल देती हूँ। क्यों वो जबरदस्ती कर रहे हैं आपके साथ? लड़की है तो क्या मर्जी नहीं पूछेंगे? हाँ जाओ जाओ। सदफ ने भी हाँ भरी। अरे रुको मिशी, मरियम जल्दी से उसके पीछे भागी। किसने बोला पसंद नहीं करती? तो ये भी तो नहीं बोला कि पसंद करती हो। फारिस की आवाज़ सुनकर मरियम के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो दोनों भाग गए। जब वो भागने लगी तो एकदम ही फारिस आगे आ गया। तुम कहीं नहीं जाओगी। वो उसके होंठों पर फारिस ने उंगली रखती और खुद उसके आगे घुटने के बल बैठ गया। मरियम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, ऐसे जैसे उसे भी सीना फाड़ फाड़ के दिल बाहर निकल आएगा। विल यू मैरी मी स्वीट हार्ट? उसके हाथ में रिंग थी जो बहुत ही खूबसूरत हीरे की वजह से जगमगा रही थी। मरियम भागने लगी थी। फारिस ने हाथ पकड़ लिया और खुद ही अंगूठी डाल दी उसकी बेबाकी पर। मरियम शर्मा गई थी। उसका हाथ पकड़े हुए जज्ब के आलम में वो बोलने लगी, मरियम मैं नहीं जानता कि तुमने शादी के लिए क्यों और कैसे हाँ की, पर मैंने तुम्हें चाहा है बहुत टूट के, और मैं मर जाऊंगा तुम्हारे इनकार पर। मरियम ने फौरन पलट कर फारिस के मुंह पर हाथ रखा। अचानक ही वो दोनों की आंखें आपस में मिली, जिसमें फारिस ने अपने लिए पसंद की देख लिया। अच्छा सुनो, शादी के बाद उम्र करने चलोगी मेरे साथ? उम्र? हाँ तो हनीमून बोलता तो भाग न जाती तुम। और वो सच्ची में शर्माते हुए भाग गई थी। हॉल से कहको की आवाजें लगातार आ रही थी और वो भी मुस्कुराता हुआ दिल में दुआ करता हॉल की तरफ चला गया था। खुदा हमें हमेशा ऐसी खुश रखे, आमीन। खत्म शुद। सो माइंड फ्रेशिंग, मूड फ्रेशिंग, क्या बोलूँ मैं इसको, बहुत प्यारा सी स्टोरी इख्तिताम को पहुंची। मतलब स्टार्टिंग से ट्रॉमा चलते चलते आखिर इतना क्लासिकल और कॉमेडी बना। मज़ा आ गया, मज़ा आया। वर्थ इट है, रिकमेंड, अच्छा है, प्यारी स्टोरी है। बस कुछ था कि अब शायद मैंने स्टार्ट से नहीं पढ़ी, मैं बीच बीच में से पढ़ रही थी, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मतलब खाना उधर घर में क्यों चली गई ये वगैरह। लेकिन ये है कि स्टोरी बहुत अच्छी लगी, मुझे तो बहुत प्यारी लगी। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नॉवल में। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।